अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज एक नया नावल शुरू करने जा रहे हैं जो कि कंप्लीट नावल है मश्ते गुबार सूफिया ख़ान। तो ये नावल मैं आज आप लोगों के साथ ही रीड करने जा रही हूँ। मैंने इसको पहले रीड नहीं किया, तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं कैसा होगा नावल। आसमान पे फैले बादलों ने नीले आसमान के साथ साथ सूरज को भी छुपा दिया था। मौसम तो अबर आलूद था ही, किसी की किस्मत भी खाक होने वाली थी। आज एक और मासूम बहन अपने भाई के गुनाहों के बदले वन्नी होने जा रही थी। सरपंच के डेरे पर इस वक्त बहुत से लोग मौजूद थे जो सांस रोक के मुंतज़िर थे आज के फ़ैसले के, जो किसी मजलूम को जुल्म की चक्की में धकेलने के लिए किया जाना था। पंचायत इस फैसले पे पहुंची है कि हनान शाह के कत्ल के बदले में कातिल की बहन यानी अफरासियाब चौधरी की बेटी को वन्नी के तौर पर मकतूल के भाई मोमन शाह के हवाले किया जाए, जिसका अभी और इसी वक्त मोमन शाह से निकाह होगा। सरपंच की भारी रोबदार आवाज़ ने जहाँ मोमन शाह के सीने में ठंडक की फुहार उतारी, वहीं चौधरी अफरासियाब के ऊपर इस फैसले ने गोया जुल्म का पहाड़ तोड़ा। आज फिर एक बहन को भाई पे कुर्बान होना था। भाई की ज़िंदगी बचाने के लिए उसे अपनी मासूम जान पे जुल्म सितम के पहाड़ टूटते देखने थे। मेरी बच्ची पर रहम करें सरपंच जी, इसका क्या कसूर, आप मेरे बेटे को कत्ल कर दें, कत्ल के बदले कत्ल। चौधरी अफरासियाब ने उनके आगे रहम की अपील की। नहीं चौधरी अफरासियाब, मुझे कत्ल के बदले कत्ल नहीं बल्कि वनी चाहिए। उनकी आंखों में बेटी की मोहब्बत और उसे खोने की तड़प देखते कब से खामोश बैठा मोमन शाह चिल्लाया, अभी तो मेरी बच्ची बहुत छोटी है, आप 2 साल बाद इसकी 18 साल के होते ही निकाह कर लीजिएगा। शाह साहब, वो मेरे पास आपकी अमानत होगी। चौधरी अफरासियाब ने इसके सामने इल्तिजा की। आज और अभी का मतलब अभी, मैं तुम्हें 2 दिन ना दूँ और तुम 2 साल की बात कर रहे हो। अगर तुम 1 घंटे के अंदर अंदर लड़की को लेकर इधर नहीं आए तो मैं खुद तुम्हारे घर में घुस कर उठा लाऊंगा उसे, मोमन शाह ने गज़बनाक अंदाज से कहा। ऐसा जुल्म ना करें, अगर हकीकत कुछ और निकले तो आप माफ़ी भी ना मांग सकें। अफरासियाब चौधरी ने मोमन शाह को देखते हुए कहा। चौधरी साहब, बात की बाद में देखी जाएगी, अभी तो आपका बेटा मुजरिम है और उसने मेरे भाई को कत्ल किया है। पंचायत के फैसले पे अब तुम्हें अपनी लड़की मेरे हवाले करनी होगी। मैं अपनी बेटी किसी को नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। मैं अपनी मासूम बेटी जालिमों के हवाले कभी नहीं करूंगा। सुन लो तुम सब, मैंने अपनी बच्ची को माँ और बाप बन के पाला है, ऐसे कैसे मैं किसी और की गनाह की सज़ा अपनी बच्ची को देने दूँ। ये कहते अफरासियाब चौधरी अपने आंसू साफ करते चला गया। पीछे मोमन शाह गुस्से से सरपंच को देखने लगा, ऐसे जैसे अपनी वहशतज़दा नज़रों से ही उसे जला के भस्म कर डालेगा। मोमन शाह, आप वनी को खुद जाके ले आए, अगर अफरासियाब इसको आपके हवाले नहीं कर रहा तो। सरपंच ने उसके गुस्से से लाल का चेहरे को देखते हुए कहा। साफ ज़ाहिर है वो तो मैं ले ही आऊँगा। ये कहते ही मोमन शाह अपने आदमियों के साथ इधर से चला गया। वहाँ मौजूद हर शख्स जानता था कि मोमन शाह को रोकना मुमकिन नहीं। वो किसी को खातर में न लाने वाला पत्थर दिल इंसान था, जिस पे किसी की इल्तिजाओं का भी असर न होता था। वो सब इस लड़की के लिए बस दुआ ही कर सकते थे। वो शाह हवेली पहुंचा तो मुलाजिम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। वो एक शान से बाहर निकला और शाना अंदाज से कदम उठाता हवेली के अंदर चला गया, अंदर दाखिल हो गया, जहाँ मुलाजिम अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। मोमन शाह को आते देख जैसे उनके हाथों ने बिजली की सी तेज़ी से काम करना शुरू कर दिया। सकीना बीबी और उनकी बेटी का नाम है, हाँ, परी को साथ लो और मेरे पीछे और दूसरी गाड़ी में। वो बेनियाज शहज़ादा हाथ बांधे मुअद्दब खड़े शरफ़ को हुक्म देता फिर से पलट गया। उसने अपना बड़ा भाई खोया था, जिसमें मोमन शाह की जान बसती थी, मगर वो खुद पे ज़ब्त किया बस इंतकाम की आग में जल रहा था। उसे तो बस चलते फिरते उठते बैठते उसके दिलो दिमाग में एक चीज़ छाई थी, और वो था इंतकाम, बस इंतकाम। उसे लगता था वो अपने भाई के कातिल की बहन को अपने पास रख के इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर अपनों की नज़रों से दूर करके अपने दिल में बुझते अलाव को बुझाएगा, मगर वो अनजान था कुदरत के फैसलों से जो ऊपर आसमानों पे हो चुके थे, और वो ना तो ज़िद से, ना ताकत से और ना ही किसी और तरीके से इन फैसलों को बदल सकता था। अभी वो जिस नफ़रत और इंतकाम की आग में जल रहा था, वही उस पर उल्टे पड़ने वाले थे। ब्लैक मर्सिडीज़ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी। उसके पीछे मुआवज़ों की गाड़ियाँ भी पीछे गुबार छोड़ती जा रही थीं।
ब्लैक मर्सिडीज एकदम एक खूबसूरत घर के सामने रुकी। ये घर ना इतना बहुत बड़ा था ना ही छोटा, बल्कि मगर अपने मालिकों के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। ब्लैक कलर की कमीज सलवार मलबूस, कंधों पर बड़ी सी भूरी शाल डाले वो गाड़ी से बाहर निकला और कदम घर के दरवाजे की तरफ बढ़ाए। उसके बाहर निकलते ही उसके मुहाफिज भी बंदूकें ताने चाको चौबंद इसके पीछे चले। गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो शर्फ उन्हें उसके ऊपर पिस्टल तानते उसे खामोश करवा दिया, जबकि वो शान बेनियाजी से घर के अंदर दाखिल हो गया। किधर लेके जा रहे हो हमारी अमानत को? अफरा सियाब, हमने सोचा आपको ज़हमत होगी, इसलिए मोहम्मद शाह बजाते खुद चल कर अपनी अमानत लेने आया है। चेहरे पे चटाना सी सख्ती लिए वो कदम कदम चलते अफरा साहब के करीब आया। अफरा साहब जो बेटी का बाजू पकड़े घर की पिछली साइड की तरफ जाने ही लगा था, मोहम्मद शाह की आवाज़ सुन के एकदम रुका। देखो मोहम्मद शाह, मेरी बेटी ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम इससे मत लेके जाओ। अफरा साहब ने मिन्नत भरे अंदाज में कहा, मुझे कुछ नहीं पता किसने मेरा कुछ बिगाड़ा है या नहीं, मगर मुझे बस ये बड़ी झील सी आंखों वाली लड़की चाहिए। वो छोटे छोटे कदम उठाता इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। मोहम्मद शाह की सुर्ख अंगारा आंखें चीख चीख के इसके इंतकाम और नफरत की कहानी बयान कर रही थी। अफरा साहब ने बेटी को खुद में भेजा। वो डरी सहमी बाप से चिपकी खड़ी थी, जैसे छोटा बच्चा डर के मारे खड़ा होता है। उसके इशारा करने पे सकीना और परी ने आगे बढ़ के इस लड़की को पकड़ना चाहा, मगर वो थी कि अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती उनके हाथ नहीं आ रही थी। एक छटांग भर की लड़की नहीं पकड़ी जा रही तुम दोनों से, हटो पीछे। ये कहते वो खुद इसका बाजू सख्ती से पकड़ चुका था। जब इसके आदमी अफरा साहब को काबू किए खड़े थे, वो इसे घसीटते हुए ले जा रहा था, जबकि वो तो रो के बाप को पुकार रही थी, छोड़ो मुझे बाबा, मुझे बचाओ ना। ऐसी खींचा तानी में उसका दुपट्टा भी रास्ते में गिर गया था। जब मोहम्मद की नज़र इस पे पड़ी तो गुस्से से उसके माथे की रगें तन गईं। अपने कंधों से शाल उतारता वो इसके गिर लपेट चुका था। उसे गाड़ी की बैक सीट पे पटकते वो खुद भी उसके साथ बैठ चुका था और गाड़ियाँ दोबारा मंदिर की तरफ रवां दवा थी। वो मासूम लड़की बेहोश होकर इसके कंधे पे ढलक गई। मोहम्मद एक नज़र उसे देखता बाहर की तरफ मुतवज्जो हो चुका था। चेहरे पे पड़ने वाले पानी की छींटों से उसने मुद्दी मुद्दी आंखें वाह की तो अपने ऊपर एक औरत को झुके पाया, जो इसका चेहरा थपथपाते कुछ बो रही थी। उठ जाओ बेटी, छोटे साईं आ गए तो अच्छा नहीं होगा, वो तुम्हारे साथ मुझे भी डांटेंगे। सकीना बी ने उसे प्यार से उठाते कहा, मुझे घर जाना बाबा के पास, प्लीज़ मुझे बाबा के पास छोड़ा है, मुझे डर लग रहा है, वो मुझे मारेगा। वो रोते हुए सकीना बी के सामने जिद कर रही थी, तुम घर नहीं जा सकती बेटी, वरना हमारी लड़कियां कभी घरों में जा ही नहीं सकती, इन्हें तो नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगतनी होती है। सकीना ने रोती हुई मासूम लड़की को चादर उड़ाते कहा, मुझे नहीं पता, मुझे घर जाना है, बस मुझे बाबा के पास जाना है, वो परेशान होंगे। किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह वो ज़िद करते बोली, आप कैसे जा सकती हैं, आपका तो ब्याह है ना आज हमारे छोटे साईं के साथ, आपके तो भाग ही जाग उठे हैं, आपका ब्याह खूबसूरत गबरू जवान से हो रहा है। परी ने छोटे साईं की खूबसूरती बयान करते कहा, कौन छोटा साईं? वो अकलाते हुए पूछ रही थी। मोहम्मद साईं की बात कर रही हूँ, जो आपको लेकर आए हैं, वो बहुत अच्छे हैं। परी ने मोहम्मद की तारीफ़ करते उसके कुमलाए चेहरे को देखा। नहीं, वो बुरे हैं, वो मुझे ज़बरदस्ती लेके आए हैं, वो अच्छे नहीं हैं। सिर्फ बुरा नहीं, बहुत बुरा हूँ, और अगर मेरी बात ना मानी तो इससे बुरा बनने में भी देर नहीं लगाऊंगा। दरवाजे में खड़े मोहम्मद शाह ने कहा। डर के मारे उसने सकीना बी को पकड़ लिया, उसको लेकर बाहर आओ जाओ, निकाह के लिए, और हाँ, अच्छी तरह समझा के लाना। सकीना बी को हुक्म देता वो वहाँ से चला गया। सुनो बेटी, अगर मौलवी साहब कुछ पूछें तो तुम कहना कबूल है, फिर ही तुम घर जा सकोगी। सकीना बी ने इस डरी सहमी लड़के को कहा, हाँ हाँ मैं सब कर लूँगी, बस मुझे घर जाना है।
वो घर जाने की खुशी में जल्दी जल्दी बोली, इस बात से अनजान कि वो अपनी कैद के परवाने पे मोहर सबत करने जा रही है, किसी बेबस परिंदे की तरह सोने के पिंजरे में कैद होने जा रही है। खिड़कियाँ तो हैं मगर बंद। सकीना उसे लेके बाहर आई और सोफे उठा के साथ मुअद्दब अंदाज में खड़ी हो गई। मोमिन शाह ने जो चादर इसे उड़ाई थी वो अब भी वो इसको ओढ़े मुँह ढांपे कोई छोटी सी बच्ची लग रही थी, डरी सहमी। मोमिन के इशारा करने पे मौलवी साहब ने निकाह शुरू करवाया। कल्बे अफरासियाब, रुकिए मौलवी साहब, अभी कुछ काम बाकी हैं जिनका पहले हो जाना बहुत ज़रूरी है। पीछे से आने वाली रौबदार आवाज़ पे सबने नज़रें घुमा के आने वाली शख्सियत को देखा था। मोमन, मैं चाहता हूँ कि इनके कागजात पे तुम्हारी निकाह से पहले ही साइन हो जाने चाहिए। वो अब काली शलवार कमीज़ में मलबूस, कंधे पे चादर डाले वजाहत के शिकार शाहकार, आंखों में सर बांध लिए अपने बेटे से मुखातिब थे। कैसे कागजात? मोमन शाह ने बाप के सामने आते पूछा। वकील साहब लाइए कागजात। इनके कहने पे वकील ने कागजात की एक कॉपी उन्हें थमा दी थी। जायदाद के कागजात, हमने ये हवेली इस लड़की के नाम और बाकी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। हैदर शाह ऐसे कहा जैसे ये कोई आम सी बात हो। बाबा सही, ये सब क्या है? वो लड़की है, वनीम आई है, और फिर सारी जायदाद मेरे ही नाम क्यों? मेरे भाई की बेवा और बच्चा भी तो हैं। और चेहरे पे हैरत लिए बोला, तुमने अगर इन सब कागजात पे साइन कर दिए तो ठीक, नहीं तो हम अनान के वालिद होने के नाते खून माफ़ करने का इख्तियार भी रखते हैं। और फिर ये लड़की भी वनी होकर तुम्हारे निकाह में नहीं आएगी। वह धमकियाँ मेज लहजे में कहते कागजात उसे पकड़ा चुके थे, जबकि मोहम्मद शाह हैरान नज़रों से बाप को देख रहा था कि आखिर उन्हें जायदाद उसके नाम करने की इतनी क्या जल्दी? आखिर क्या वजह है जो इन्हें ये सब करने पे मजबूर करी है? वो अनान की बेवा और बेटे को क्यों नहीं कुछ देना चाहते? वो सोच में पड़ गया था। ना भाई का इंतकाम लिए बिना रह सकता था और ना बेवा भाभी और भतीजे के साथ नाइंसाफ़ी होते देख सकता था। आखिरकार वो एक नतीजे पे पहुंच गया। वो जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसने साइन करके पेपर हैदर शाह को पकड़ा दिया। अब इजाज़त है मेरा निकाह हो जाए? उसने बाप को देखते पूछा। अब निकाह पढ़ाए मौलवी साहब। हैदर शाह ने मौलवी साहब को कहा। कलवे अफरासियाब, आपका निकाह मोमिन हैदर शाह से बाइवज़ हक़ में सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। उसके मुंह से कुटी कुटी सिसकियाँ निकली थी। आवाज़ ऐसे अलग से निकालना मुश्किल हो गया था, मगर उसे ये सब कबूल करना था। उसे घर जाना था, मगर उसे खबर ही ना थी। ये तो उसे बहलाने के लिए बोला गया था। मनी होने वाली लड़कियां भला कब अपने माँ बाप के घर जाती हैं? 3 बार कबूल है बोल के वो अपने जुमला कूक उसके नाम लिखवा चुकी थी। मोहम्मद शाह ने भी ऐसे कबूल है कहा जैसे कोई बोझ हो और जल्द अज जल्द जैसे उतार फेंकना हो। चलो अब हवेली। सबके जाने के बाद वो कल को ना उठते देख बोला, मगर आपने बोला था कि हमें बाबा के पास छोड़ आएंगे, मुझे किसी हवेली नहीं जाना। वो सर को दाएं बाएं घुमाते बोली, तुम्हें कहाँ जाना है, क्या खाना है, पीना है, पहनना है, सब मेरी मर्ज़ी से होगा। तुम मोमिन शाह की मलकियत हो, तुम सांस भी मेरी मर्ज़ी से लोगी। अब समझी, ये मैं तय करूँगा तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। तुम नहीं। गज़बनाक तेवर लिए वो मासूम सी लड़की को बोला, जिसका शायद उसे नाम ही नहीं पता था। निकाह के वक्त भी उसने गौर नहीं किया। कोई दिलचस्पी जो नहीं थी, उसे सिर्फ इंतकाम लेना था। डरी सहमी लड़की को बाजू से पकड़ते वो आगे बढ़ा। वो भी किसी कट्टी पतंग की तरह उसके साथ घसीटती चली गई। मोहम्मद शाह के कल्ब को ले जाने के बाद अफरासियाब चौधरी ज़मीन पर बैठता चला गया। आज उसने अपनी जान से प्यारी बेटी भी खो दी थी, और बेटा तो जाने जुर्म करके गायब भी हो गया था। उसके अपने उसे दिलासा देने के बजाय तमाशाई बने खड़े थे। ऐसा ही तो हो रहा है, हम तकलीफ़ में हों, दुख में हों, और हमारे अपने बस चुपचाप खामोश तमाशाई बने हमारी हालत ज़ार पे मुस्कुराते और आवाज़ें लगाते नज़र आते हैं। और शायद चंद एक लोग अपनों का दर्द महसूस कर भी लेते हैं। सब लोग जो मोहम्मद शाह की गाड़ियों और मार्चों को देखकर अपने अपने कमरों में बंद हो गए थे, अब बाहर खड़े सरगोशियाँ करने में मसरूफ़ थे। भाई बस करें, जो खुदा को मंजूर था शायद हमारी कल की किस्मत ही ऐसी थी। बस दुआ करें कि वहाँ उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। अफरा साहब के भाई ने उसे उठाते तसल्ली दी। ज़ोरा भाईजान के लिए पानी लाओ। उन्होंने अपनी बीवी को पानी लाने का कहा।
आलीशान सुर्ख रंग की हवेली पूरी शान के साथ सामने खड़ी, यहाँ बसने वालों की शाहाना तर्ज़ ज़िंदगी का मुँह बोलता सबूत थी। ब्लैक मर्सिडीज़ के रुकते ही बाकी तमाम गाड़ियाँ भी यके बाद दीगरी हवेली के बड़े से पोर्च में आके रुकी। मोहम्मद शाह गाड़ी से निकला और खींच के सिसकती हुई कल्ब को भी बाहर निकाला। फिर उसे लिया हवेली के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ा। बहुत सी राहदारियाँ पार करते बड़े बड़े कमरों के सामने से गुजरते हुए एक बड़े सारे हॉल में आ रुका, जहाँ सामने मुसहरी पे एक और डेढ़ उम्र खातून बैठी किसी तस्वीर को सीने से लगाए आंसू बहा रही थी। कदमों की आवाज़ पे उसने सर उठा के सामने मोमन के साथ खड़ी सिसकती लड़की को देखा। गुस्से से उनके माथे पे बल पड़े। फिर अचानक वो मुसहरी से उतर के इस लड़की के करीब आते ही इस पे झपट पड़ी। तेरे भाई ने मेरे जिगर का टुकड़ा छीन लिया, मार डाला मेरे अनान को। आखिर क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चे ने उसका जो उसको बड़ी जवानी में मौत की नींद सुला दिया। वो गुस्से से छोटी लड़की को मारते हुए बो रही थी, जबकि वो खुद को उनसे बचाने की नाकाम कोशिश करती हलकान हो रही थी। जब बूढ़ी थक कर रुकी तो किसी और ने इस पे अचानक हमला किया। बालों से पकड़ कर ज़मीन पे गिराते मुक्को लातों की बरसात शुरू कर दी। इस मासूम का जिसका कोई कसूर ना होते हुए भी ये हाल किया जा रहा था। ज़ालिम मुझसे मेरा शौहर छीन कर मुझे बेवा कर दिया, मेरे बच्चे को यतीम कर दिया तेरे भाई ने। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी। वो अनान की 25 साला बीवी थी जो कल को बेदर्दी से मार रही थी। बस कर दे भाभी, वरना ये मर जाएगी। छोड़ें अभी। अब आपका गुस्सा उतर गया हो तो अम्मा जान और आप, आज के बाद इसे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं खुद देख लूँगा। वो दर से दौड़ी होती कल्ब को उठाते बोला और फिर तकरीबन घसीटते हुए उसे अपने कमरे में ले कर चल पड़ा। परी को आवाज़ दे बुलाया। जी साहब। परी आमती कामती इसके कमरे में आई। इसकी मरहम पट्टी कर देना। आज के बाद मैं हवेली से बाहर हूँ तो तुम इसके साथ रहोगी। वो बेनियाज़ी से कहता कमरे से बाहर निकल गया। कल बीबी कितना मारा आपको। सामिया बीबी ने आप बहुत बुरा किया आपके साथ। वो तो मुलाजमों के साथ भी ऐसे ही करते हैं, बहुत बेरहमी के साथ पेश आती हैं। उसकी मरहम पट्टी करते वो बोले जा रही थी। फिर इसको नींद की दवा दे के सुला दिया, खुद बाहर चली गई। अम्मी जान, आखिर आप लोगों ने कैसे कल्ब को इस दरिंदे के हवाले कर दिया? दाफिर जो अभी अभी लौटा था, ये सुन के कल्ब को वन्नी करके मोमन शाह के लिए वो अंगारों पे लौट रहा था। अब भी माँ के सामने खड़ा गुस्से से उनसे पूछ रहा था, तुम क्यों इस तरह गुस्सा कर रहे हो? तुम्हारा क्या उसके भाई के गुनाह की सज़ा मिली है उसे? और शुक्र अदा करो तुम्हारी जान छूटी उससे। नक्शंदा बेगम ने ऐसे कहा जैसे वो इन पे बोझ हो। मंग थी वो मेरी, कैसे चुप कर जाऊँ? पसंद करता था मैं उसे। वो भी इसी अंदाज से बोला। हाँ तो शुक्र है ये बादशाहों को नहीं पता थी, वरना पराई लड़ाई में कहीं तुझे ही नुकसान पहुँचा देते। वो शुक्र अदा करते बोली। आपको क्या लगता है मैं खामोश होकर हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूँगा? बेगैरत नहीं हूँ मैं खुद कल्ब को वहाँ से लेकर आऊँगा। वो जितने आराम से ये बात कर रहा था, रुखसंदा बेगम इतनी ही परेशान हो गई थी और वो सोच में पड़ गई थी कैसे अपने बेटे को बचाएं। वो तो अपनी भांजी से शादी करना चाहती थी। जब वो थका हारा कमरे में पहुंचा तो सामने उसको बेड पे लेटे ख्वाब खरगोश के मज़े लेते देखो उसके माथे पे बल पड़े, दिमाग की रगें तन गई। जितना वो खुद पे काबू पाने की कोशिश करता इतना ही ज़्यादा उसको गुस्सा आता। बाबा मुझे आपके पास आना है। वो नींद में भी बो रही थी। उसके चेहरे पे दर्द के आसार वाज़ेह थे। बांधने की वजह से उसकी आंखों के नीचे नील पड़ चुके थे। उसका नींद में भी बाप को पुकारना जल्दी पे तेल का काम कर गया। वो कड़े तेवर लिए उसकी तरफ बड़ा, कम्फर्टर खींच के उतार फेंका। इतने ही में बस नहीं किया, उसे कंधे से पकड़ के उठाते बेड से नीचे वो उतार चुका था। बेड की चादरें भी उतार के दूर उछाली जैसे कल्ब का जिस्म लगने से नापाक हो गई हो। फिर वो उल्टे कदम लेता कल्ब की तरफ आया। किससे पूछ के यहाँ सोई थी और क्या सोच के सोई थी? मेरी चीज़ों को छूने की जरूरत भी कैसे कर ली तुमने? वो इसे कंधों से पकड़ के झंझूरते हुए पूछ रहा था। वो रोने लगी थी। एक तो कुछ देर पहले पड़ने वाली मार का दर्द वैसे ही बरकरार था, अब इसके झंझूरने की वजह से इनमें और ज़्यादा तकलीफ होती थी। चुप, एकदम चुप, आवाज़ ना आए तुम्हारी, नहीं तो ज़बान खींच लूँगा। मुझे रोती धोती लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। मोमन की दाढ़ पे उसे चुप लग गई थी। आखिरी और पहली बार माफ़ कर रहा हूँ, आइंदा कोई गलती माफ़ नहीं करूँगा। वो ऐसे बोल रहा था जैसे अभी प्यार भरी बात की हो। कर तो रहा है आज, जबकि वो असबाब में सारे लाते डर के मारे इससे दूर जा खड़ी हो। वादा फिर से कुछ ना याद। एक बात बताऊँ आज से, बल्कि अभी से मेरे सारे काम तुम करो। कोई भी काम ज़रा भी लेट हुआ तो अंजाम की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। वो अब कदरे नरम लहजे में कह रहा था। शायद उसकी रोती सूरत देख मोमन को तरस आ गया था। वो अटकते हुए पूछने लगी, ऐसे जैसे उसके अलावा अभी कोई और उसे ये कहा गया हो।
हाँ क्यों, तुम्हारे अलावा कमरे में कोई और भी है क्या? मोमन ने आंखें दिखाते सवाल किया। ना नहीं तो कल ने धूप निकला। शर्फ परी ऊपर भेजो मेरे कमरे में। शर्फ को हुक्म देते वो फ़ोन कान से हटाते जेब में रख चुका था। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि परी उनके सामने खड़ी थी। जी साहब जी, आपने बुलाया? वो मुअद्दब अंदाज से नज़रें झुकाए बोली, हाँ अपनी बीबी जी को मेरे सारे काम समझा दो और हाँ कुछ खाने को भी दे दो। जी साहब जी, मैं बता देती हूँ। चलें बीबी जी, मैं आपको सब काम समझा दूँ। मोमन को जवाब देते वो परी से मुखातब हुई। मोमन भी कमरे से निकल गया। वो चले मैं आपको हवेली दिखाऊँ, बहुत बड़ी और प्यारी हवेली है शौक की। परी एक बहुत ही बातूनी 19-20 की लड़की थी। कल से भी इंतहाई प्यार और मान से पेश आ रही थी, जैसे वो भी बाकी हवेलियों की तरह इसकी नज़र में अहम हो। ए लड़की, कहाँ ले जा रही है उस मनूस को? सामिया जो सफ़ेद जोड़े में मलबूस अम्मा साईं के कमरे में जा रही थी, उनको देख के बोली। वो साहब जी ने बोला इनको काम समझा दूँ उनका और खाना भी दे दूँ। परी ने मनोआन मोमन का हुक्म उसे सुनाया था। हाँ ले जाओ, फिर पूरे घर का काम भी बता देना, ये भी तुम्हारे साथ ही काम करेगी। आखिर मुफ्त की रोटियाँ थोड़ी तोड़ने देंगे इसको। वो नफरत से कहती अम्मा साईं के मुशायरे की तरफ बढ़ गई। पता नहीं खुद को समझती क्या है ये, जैसे बाकी सब तो हैं ही कीड़े मकोड़े। परी बड़बड़ाई, ये लें आप बिरयानी खा लें जल्दी से, नहीं तो फिर से आ जाएंगी। वो बिरयानी की प्लेट इसकी तरफ बढ़ाते वो बोली, भाईजान की मौत का जितना तुझे दुख है इतना हमें भी है, मगर तूने खुद को सबसे दूर ही कर लिया यार। अली ने शिकवा किया। मुझे लगता है मैंने खुद को खो दिया, मैं जैसे मैं रहा ही नहीं। वो खला में घूरते हुए कह रहा था। तेरा मसला पता है क्या? तेरी हालत ऐसी तब होती है जब तू कुछ गलत करे, मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ। अली इसके कंधों पे हाथ रखते अपनाइए से बोला, भाई का इंतकाम लेते मैं उधर जा पहुँचा यार, शायद मुझे नहीं जाना चाहिए था। और भाई कातिल की बहन को बीवी बना बैठा। कल जब अम्मा और भाभी उसे मार रही थी, पहले तो मैं बहुत बना तमाशा देख कर, फिर एक लम्हे मुझे सब बुरा लगा। इस तमाशे से मेरा दिल भर अचानक। मैं हालांकि मैं ये तो चाहता था कि इसको दर्द हो, वो तड़पे और मुझे सुकून मिले, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये सब कहते हुए तो 27 साल में चौर मगरूर और साल रवैया रखने वाला मोमन लग ही नहीं रहा था। बस तू ठंडे दिमाग से बैठ के सोच के आखिर इस लड़की का क्या कसूर है? उसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर उसके साथ ही ये सब क्यों? मैं क्या करूं? जब जब मैं इस लड़की को अपने सामने देखता हूं मुझे उससे नफरत होने लगती है। मुझे गुस्सा आता है इस पर। उसे देख के मुझे भाईजान की याद आ जाती है। फिर मुझे इतना याद रहता है कि वो मेरे भाई के कातिल की बहन है। खुद पे कंट्रोल कर मोमन, क्या पता तुझे कभी पता चले तेरे भाई का कत्ल उसके भाई ने नहीं किसी और ने किया है, तो तब क्या करोगे? एक बेगुनाह पे जुल्म के पार न तोड़, सच्चाई सामने आने पे तो खुद ही नज़रें मिलाने के काबिल ना रहे। अली ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। एक पल में उसकी आंखें में खून उतरा। वही है मेरे भाई का कातिल, क्योंकि सिर्फ वही था, इस वक्त कोई और था ही नहीं। और अगर उसने खून नहीं किया मेरे भाई का, तो गायब क्यों हुआ? आखिरकार फरार क्यों हुआ? वह इंतहा गुस्से से बोला, तुम्हारा दुख अभी ताज़ा है। मैं नहीं चाहता तुम बिलावजह किसी बेगुनाह को सज़ा दो, और हो सकता है तुम्हारे भाई के कोई ऐसे दुश्मन हो जो बस इसकी मौत चाहते हो। और दुराब को भी उन्होंने कहीं छुपा दिया, या फिर इस खौफ से कहीं इल्ज़ाम इस पे ना आ जाए छुप गया हो। अली की बात पे दुराब मोमिन एक पल को तो सोच में डूबा, फिर सर झटका, क्योंकि उसके भाई से किसी की दुश्मनी थी ही नहीं। सारे सिरे दुराब के कातिल होने की तरफ इशारा कर रहे थे। आपने कहा था मोमिन मेरा है, वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगा। फिर मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप ही आलिया तनफन करती हुई सामिया के कमरे में दाखिल हुई। बैग कंधों से उतार के फेंकते शुरू हो गई। वैसी ही थी जनूनी, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती, या तो उसे हासिल कर लेती या फिर किसी के काबिल ना छोड़ती। ना सलाम ना दुआ, आती ही शुरू होगी सर झाड़ मुँह फाड़। बंदा कुछ तहजीब तमीज़ ही सीख लेता है। सामिया ने सख्त खौफ से कहा, तमीज़ तहजीब गई बाहर में, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मोमन चाहिए तो बस चाहिए। वो ज़िद्दी लहजे में बोली, क्यों? मोमन कोई शाप पे रखा खिलौना है जो तुम कह रही हो कि तुझे चाहिए? वैसे तो नहीं होता, वो नौजवान है, खूबसूरत मर्द है, ऐसे कैसे मेरे कहने पे तुझसे शादी कर ले? माना कि मैं भी ये चाहती हूँ, मगर ये इतना आसान नहीं जितना लग रहा है। सामने ने उसे अपने पास बिठाते प्यार से समझाना चाहा। अभी मैं क्या करूँ? आखिर उसके निकाह की खबर सुन के आप नहीं जानती कितनी तकलीफ़ में हूँ। मैंने सिर्फ उसके ख्वाब देखे हैं, उसे अपने आसपास महसूस किया है। अभी तो मैं भी सदमे में हूँ, और अम्मा जी से बात भी करना ठीक नहीं लगता। और तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम इस घर की बहू बनोगी। और हाँ, आज ये गलती कर दी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के, ज़रा समझदार बनो, सबके साथ घुल मिल के रहो और अपनी जगह बनाओ अम्मा जी के दिल में, और फिर वही मोमन के दिल और ज़िंदगी में तुम्हारी जगह बना देंगी। वह इसके करीब होकर सरगोशी नुमा अंदाज में कह रही थी, सॉरी आप ही, पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया और कुछ होश ना रहा। वो शर्मिंदा हुई। वही तो बोल रही हूँ मेरी जान, जोश से नहीं होश से काम लो, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अगर भी अम्मा जान या फिर किसी और को तुम्हारे इस जोश का पता चला। सामिया के कहने पे वो मुस्कुराई।
आप ख्याल रखूँगी। वो जो कब से एक पुराने संदूक में मोहब्बत से हाथ फेर रहे थे, कदमों की आवाज़ पे गर्दन घुमा के पीछे मोमन को देखा। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है, कुछ कहना है? मोमन को चुप देखा हैदर शाह ने पूछा। बाबा आपने ऐसा क्यों किया? मेरे नाम ही सब कुछ क्यों किया, और इस लड़की के नाम कैसे आप ये हवेली कर सकते हैं? उसके दिल में जो सवाल थे आखिर वो ज़बान पे अल्फाज बनकर आए गए। वो पहले तो अपने लाडले बेटे को देखते रहे जिसको भाई की मौत ने तड़पा के रख दिया था और अंदर से मगर वो तोड़ के रख दिया था अंदर से, मगर वो ये खुद पे ज़ाहिर ही नहीं होने दे रहा था। फिर बंदूक एक साइड पे रखते उसे अपने साथ बैठने का इशारा करते कोई, मोहम्मद देखो तुम जवान खून हो, जज्बात में आके कुछ गलत ना कर बैठो। कभी कभी जो हमें नज़र आ रहा होता है वैसा होता नहीं, हकीकत इसके बरक्स होती है। हम गलत को सही और सही को गलत मानकर एक शराब की सूरत इसके पीछे भागते भागते अपना ही नुकसान कर देते हैं और इससे कदर आगे चले जाते हैं कि पलटने का रास्ता ही नहीं बचा। तब हमें एहसास होता है कि हमने गलत कर दिया। फिर पानी सर से गुजर चुका होता है। उन्होंने साथ रखी बंदूक को बगौर देखते कहा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप मुझे सही कल का फलसफा समझा रहे हैं? बाबा साईं, मैंने जो पूछा है आपने वो बताया नहीं, मेरी बात को गोल कर गए। मोहम्मद ने उनकी आंखों में कुछ खोजते हुए कहा, ऐसा समझ लो कि यह सब वक्त का तकाजा था। ऐसा मैं ना करता तो बाद में पछतावा मेरा मुकद्दर बनता। तुम भी आंखें खोल के अपने इर्द गिर्द देखो कि लोगों के चेहरों और लहजों को पढ़ना सीखो। वह ऐसी बात कर रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा राज उनके सीने में दफन हो और वो चाह के भी मोमन को बता ना सकते हो। खुल के कहे ना बाबा साईं, आखिर बात क्या? आपने अपने सगे पोते और बेटे की बेवा को जायदाद में कुछ क्यों नहीं दिया? इसमें अच्छा है क्या है? ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है ना उनके साथ उनका भी हक है। मोमन तुम तब मुबशिर की जायदाद उसके नाम कर देना जब वो बड़ा हो जाए, जब वो खुद संभाल सके। वो नजरें झुकाए बोले, आवाज़ में एक दर्द था। और भाभी उनका ऐसा वे सवेली मनान की बेवा की हैसियत से रह रही है ना, हमने उसे ये हक दे दिया, यही बहुत है। सामिया के नाम पर उनका लहजा तल्ख हो गया था। तो तुम क्या मुझसे सवाल करने आ गए हो? जाओ, तुमने अपनी मनमानी करनी थी सो कर ली, मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। वो अपनी आंखों में आई नमी छुपाते मोमन को जाने का बोला। मोमन के जाने के बाद उन्होंने फिर से बंदूक उठा के उसे छू के महसूस करने लगे। ये उनको अपने दोस्त से तोहफे मिली थी। वो वाहिद चीज़ है जो इन्हें बहुत अजीज थी। एक वो वक्त था जब लोग चौधरियों और शाहों की लाजवाल दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। फिर किसी की ऐसी नज़र लगी कि सब दरम बरम हो गया। नान की मौत ने हालात का रुख यकसर मोड़ कर रख दिया था। वो वक्त आ गया था कि शाहों और चौधरियों की दुश्मनी के किस्से ज़बान ज़द आम होते। एक गहरा राज दिल में लिए हैदर शाह जाने के सोच में गुम सा बच्चा होने की उम्मीद में लिए बैठे थे, और ये दुश्मनी पता नहीं कब तक चलनी थी। एक मासूम को तो इस आग में झोंक दिया गया था, और ये करने वाला उनका लाडला बेटा मोमन था, जो कभी ऐसा ना था जल्दबाजी में फैसला करने वाला। मगर भाई की मौत ने उसे सरता वैर बदल दिया था। वो नर्म लहजा और हमदर्दी भरे एहसास तो कहीं दूर जुआ सोए थे। उसके दिल में अब सिर्फ नफरत की आग और दुश्मनी का आला हो जा रहा था, जिसके बुझने की कोई सूरत नज़र न आती दिखाई दे रही थी। इंतकाम की आग के शोले इस कदर वहशतनाक और शरअंगेज़ होते हैं कि कभी अपना वजूद भी उसकी लपेट में आ जाता है। जो लोग इंतकाम की आग में जलते हैं वो बदला लेने के बाद भी कोई खुशी हासिल नहीं कर सकते। जो इंतकाम किसी दूसरे की बर्बादी होता है वो भला किसी को खुशी कैसे दे सकता है? वो इंतकाम की आग में जलते इंसान अक्सर अपना ही नुकसान कर दिया करते हैं। अब जो मोमन शाह के साथ होने वाला था तो वो तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। सर पे ओढ़ी शाल अब सर कर कदमों पर डला गई थी। वो झुकी किचन में सफाई करने में मगन गिरदो नवाज से बेखबर थी, जबकि लंबे रेशमी बाल कमर पर आबशार की सूरत बिखरे थे। वो जो पानी पीने आया था किचन के दरवाजे पे ठटक कर रुक गया। वो जो लड़कियों को नज़र उठाकर देखने का भी रवादार न था। आज उसे जाने कौन सा जज्बा रुकने पर मजबूर कर दिया था। वो इसे देखने में ऐसे महव हुआ कि यह भी याद ना रखा आया किस काम से था। परी अब इसका क्या करना है? वो मुड़ते हुए परी से बोली, जो कब की जा चुकी थी। फिर सामने खड़ी शख्स को देखा, खौफ के सारे चेहरे पर लहराए। शाल का होश आया तो जल्दी से कंधों से शाल सर पे लपेटा। वो खुद को ढाम चुकी थी। उसकी आवाज़ सुनते वो भी होश में आए और फिर नज़रों का जाविया बदलते वो अब पानी की बोतल मुँह से लगाए खड़ा था। पानी पीते वो कुछ भी कहे बगैर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही वो दोबारा किचन में मसरूफ़ हो गई। वक़ार जो किचन के सामने से गुजर आता एक लड़की को काम करते देख रुका और उल्टे कदमों 2 कदम पीछे लेता किचन के अंदर दाखिल हुआ। अरे वाह, क्या मुलाजमा रखी है हवेली वालों ने अपने। इन लोगों को तो किस्मत ही अच्छी है कि मुलाजमाएँ भी इनको खूबसूरत मिलती हैं। और एक हम है कि वो कमीनगी से दिल पे हाथ रख के कल्ब को गलीज़ नज़रों से देखते कह रहा था, जबकि उसके इस तरह देखने पे कल्ब को बहुत बुरा महसूस हुआ और उसका मुलाजमा कहना उसी एहसास से कमतरी में मुब्तला कर लिया। वो खबास से कहता कल्ब की तरफ बढ़ा और एक ही जश्न में उसकी कलाई थाम ली। वो दर से बुलबुला उठी। दबी दबी सी उसके मुँह से निकली। आंसू पलकों के बाहर तोड़ के गालों पे लड़क गए। जाने मन रो क्यों रही हो? मैंने कुछ
कहा नहीं है अभी तक। वो कमीनगी से कहता दूसरा हाथ से उसके चेहरे पर आंसू साफ करने लगा। कल्ब ने चेहरा मोड़ लिया। कमीने इंसान, छोड़ो मुझे। लो, छोड़ दिया। तुम भी इस हवेली में और मैं भी, देखते हैं कब तक बच पाओगी मुझसे। उसकी कलाई छोड़ते वो खबासे से बोला। आज़ाद होते वो वहाँ से भागती चली गई। मोमन के कमरे में जाके झट से दरवाज़ा बंद करते मुड़ी। आंसू आँखों से बेख्तियार निकल कर गालों को भिगो रहे थे। वो जो टावल से गीले बालों का रगड़ था, अचानक उसके इस तरह डर से हमें अंदाज में रूम के अंदर दाखिल होने पे सवाल करता हुआ इसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर इसके चौड़े सीने से आ लगी। मोहम्मद शाह के जैसे में करंट सा दौड़ गया और उसके अचानक इस अंदाज पे अब हालत ये थी कि अब वो इसके सीने से लगी कांप रही थी, जबकि वो हक्का बक्का इसके डर से कांपते वजूद को देख रहा था। एक बार हाथ बढ़ा के उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर फिर हाथ रोक लिए। क्या हुआ, क्यों रो रही है? उसको हिलते ना देख वो पूछ बैठा। उसकी आवाज़ सुनते वो होश में आई थी। फिर अचानक नजरें उठा के मोमन को देखा। अपनी पोजीशन ख्याल आते ही वो फ़ौरन इससे दूर हुई। बोलो, अब क्या गूंगी होगी? वो कल्ब को ना बोलता देख उसने फिर से पूछा। वो बताने लगी। फिर ख्याल आया कहीं इस पे भी उसे ही ना मार पड़ जाए। चुप हो गई। ये वो क्या लगा रखा? बताओ, भाभी और अम्मा ने मारा है या किसी मुलाजिम ने कुछ कहा है? मोमन के पूछने पे भी वो कुछ ना बोली, बस इसकियाँ लेके रोती रही। अच्छा चुप हो जाओ, अम्मा और भाभी से मैं खुद बात कर लूँगा। इनमें से कोई भी आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आप रोना धोना बंद करो। और जो समझ रहा था अम्मा भाभी ने कुछ कहा है, उसे तसल्ली देते बोला। अच्छा जाओ आप परी के पास, तुम मैं कह रहा हूँ अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आपके बारे में थोड़ी गुस्से वाला ना, नहीं मैं बाहर नहीं जाऊँगी, मुझे डर लगता है। गुस्से से यहाँ लेते बोली। अच्छा ठीक है, ना जाओ, अब ये रोना तो बंद कर दो। मोमन के इस रोकने से सख्त खौफ हो रही थी, इसलिए झंझला के बोला। अब वो आंसू साफ करती रोने का शुगल तर्क कर चुकी थी, मगर अभी भी डर से कांप रही थी। हमारी जान की कीमत चुका रहे हैं वो, मिला के खाक में मश्ते गुबार देते हैं। वो सब के लिए मश्ते गुबार ही तो थी, मुट्ठी भर रेत जिसकी कोई वक़्त ना थी किसी की नज़रों में। बाबा के घर चाची का डर और मार क्या कम थी जो इधर आके ये जुल्म रोना तो इसकी किस्मत में लिख दिया गया था। रोना तो जैसे इसकी किस्मत में लिख दिया गया था। वो बाबा के घर भी चाची की नफ़रत का निशाना बन रही है। इसी नफ़रत और हसद में चाची उसके बाप और भाई की गैर मौजूदगी में घर का सारा काम इस मासूम से करवाती और बाप को ना बताने की धमकी भी देती कि अगर उसने बाप या भाई को किसी के सामने ज़बान खोली तो मार मार के अशर बिगाड़ देगी। मार के डर से वो आज भी चुप थी। हाँ, अलबत्ता उसके बाप और भाई की मौजूदगी में चाची इससे इस कदर प्यार से पेश आती जैसे वो इसकी सगी औलाद हो। यहाँ आके भी वो सब की नज़रों में अपने लिए नफ़रत ही देख रही थी। सिर्फ परी इससे प्यार से पेश आती थी और मोमन इसका तो रवैया धूप झोंका था, कभी सख्त गुस्सा और कभी नर्म दिल। पिछले 9 घंटों से जब से वो इस हवेली में आई थी बल्कि लाई गई थी, उसने ये सब भी महसूस किया था। हवेली वालों ने नई मुलाजमा रख ली है क्या? मुबशर को चॉकलेट खिला दी। सामिया के हाथों के भाई के सवाल पे नहीं तो फिर वो कौन थी जो किचन में काम कर रही थी? घने लंबे सिल्की बाल, शफाफ खूबसूरत मासूम चेहरा, कल्ब का सरापा उसकी नज़रों के सामने लहराया। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो? हवेली में तो कोई ये कहती कुछ याद आने पर हाँ अच्छा वो तो मोमन की बीवी है जो वनी होके आई है। चॉकलेट का रैपर डस्टबिन में फेंकते वो सीधी हुई। ये इतनी छोटी मासूम लड़की सकड़ू की बीवी है। लहजे में मोमन के लिए असद नज़र आ रहा था। हाँ तो वो इसको मुंह लगाता नहीं, चाहे जितनी भी खूबसूरत है, मगर है तो इसके भाई के कातिल की बहन ना। और वनी में आई लड़की की हैसियत तो सिर्फ मुलाजमा जितनी होती है। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? उसको सोच में डूबा देख सामिया ने पूछा, क्योंकि वो भाई के ठरक और कमीनेपन से अच्छी तरह वाकिफ थी। नहीं बस ऐसी नज़र आ गई तो पूछ लिया। आप बताएं, आपने आलिया के लिए बात की इन लोगों से? वकार ने बात बदलते पूछा। हफ्ता भर हुआ है मेरे शौहर की मौत को, अब मैं इतनी जल्दी कैसे बात कर लूँ? किसी की सुनती नहीं आलिया भी। तुम ज़रा इसे समझाओ कि थोड़ा सब्र कर ले। जानना सब्र कर लिया थोड़ा और सही, मगर तुम ये भी ना सोचो कि अगर मोमन दूसरी शादी के लिए ना माना, उसने पहली बीवी यानी इस लड़की को इस हवेली की बहू और अपनी बीवी तस्लीम कर लिया तो, क्योंकि वो खूबसूरत तो है ही, साथ कम उम्र भी, और फिर मर्द तो अपने से छोटी उम्र की बीवियों के इश्क में मुब्तला होकर सब भूल जाते हैं। वकार ने उसे हकीकत बताई। ऐसा कुछ नहीं होगा। वनी में आई लड़की कभी इस हवेली को वारस तो नहीं दे सकती, इसलिए अम्मा साईं मोमन की दूसरी शादी ज़रूर करवाएंगी। सामिया जैसे पुरयकीन थी। फिर भी अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो हम क्या करेंगे? वकार इसकी बात पे मुतमईन नहीं था, तभी बोला ऐसा ही होगा और मैं करवा के रहूँगी। इस हवेली की बहू मोमन की बीवी और इस हवेली को वारस देने वाली सिर्फ आलिया ही होगी, और ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। वकार ने भी उसकी हाँ में आम लिया। अफरोज़ साहब चौधरी इस वक्त हैदर शाह के डेरे पर मौजूद था, जहाँ वो पहले हंस के बातें किया करते थे। इनकी मोहब्बत और दोस्ती के ज़माने में मिसालें देता नहीं सकता। इनमें से किसी को मालूम था कि हालात इस कदर ख़राब हो जाएंगे।
ये सब ख़त्म हो जाएगा। बरसों की दोस्ती यूँ ख़त्म होकर दुश्मनी में बदल जाएगी। उनके बच्चे एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वो अफरा साहब चौधरी जो पहले बड़े मान और खुशी से हैदर शाह से मिलने आते थे, नजरें उठाए सीना चौड़ा किए, मगर आज ऐसा कुछ न था। अफरा साहब की निगाहें ज़मीन में गड़ी थी, कंधे ढीले थे। आज वो अपनी की बेटी की ज़िंदगी की खुशियों की भीख मांगने आए थे। ना वो दोस्त बन के आया था, ना ही दुश्मन, बल्कि वो तो एक फ़कीर बन के झोली फैलाए से कुछ मांगने आया था। अपने जिगरी यार की ये टूटी फूटी हालत देख के हैदर शाह ने अपने गम बुला के दौड़ कर उसे गले लगाया था। वो नहीं जानता था कि उसके बेटे को कत्ल करने वाला दुराब ही है या कोई और, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ना देखा था। अगर देख भी लेता था भी उसे यकीन था दुराब कभी ऐसा नहीं करेगा। हैदर शाह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, मगर खुदारा मेरी बच्ची को, मेरे बेटे को गुनाहों की सज़ा मत देने देना, एक दुखी बाप ने इल्तिजा किया। अफरा साहब, वो मेरी भी बेटी है, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कुछ बुरा हो। वादा करो हैदर, तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखोगे। मेरी बच्ची ने माँ का प्यार नहीं देखा और अब बाप की शफ़क़त से महरूम हो गई है। मैं चाहता हूँ वो अपने घर में खुश रहे और इज़्ज़त से आबाद रहे। वो रोते हुए अपने दोस्त से ऐद के लिए कह रहे थे, मैं वादा करता हूँ अफरा साहब, तुम्हारी बेटी पे आँच भी नहीं आने दूंगा। तुम फिक्र न करो, मोमन बहुत जल्द उसे कबूल कर लेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई की मौत के सदमे ने उसे इस कदर सख्त बना दिया, वरना वो बहुत नाम दिल है। अब अफरा साहब के दिल से बोझ उतर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि हैदर शाह के सामने मौत भी खड़ी हो ना, तब भी वो अपने वादे से फिरने वालों में से नहीं, वो वादा वफा करने वालों में से है। देखे ना अम्मा साईं, अब अनान का गम तो हम सबको, और ये कोई छोटा गम तो है नहीं। एक पहाड़ था जो अनान की मौत की सूरत हम सब के सरों पे गिरा। आपने अपना बेटा जवान बेटा खोया, और मैंने अपने सर का साईं खो दिया और बेवगी की चादर ओढ़ ली। अभी हम इससे समझने भी न थे कि मोमन ने वो कातिल की बहन हमारे सरों पर लाभ उठाई। सामिया ने अम्मा जान से बात, यहाँ वो लड़की तो वनी में आई थी ना, मैं उसे गुस्से में मार दिया, फिर मेरा दिल बड़ा दुखा। वो मासूम तो बेकसूर थी ना। अम्मा साईं ने शर्मिंदा होते कहा, आपका भी कसूर नहीं है ना, वो भी तो इसी का खून, आखिर जिसने हमारे अनान को मार डाला। सामिया ने नरम पड़ते देख कहा, फिर भी वो तो बेकसूर है और हमारे मोमन की बीवी भी तो है। मोमन की बीवी है, मगर अम्मा आप खुद सोचें, ख़ानदान की वारिस तो वनी औरत नहीं देगी ना। वो मोमन की बीवी है, सवेली की बहू है, मगर है वो वनी ना। क्या तो तुम ठीक रही हो, कातिल की बहन कैसे हमारे मोमन को वारिस दे सकती है, वो सोचते हुए बोली। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हम मोमन की शादी किसी अच्छी प्यारी और सुलझी हुई लड़की से करवा देंगे। अच्छा सोचती हूँ मैं इस बारे में, अभी तुम नाजुक नहीं लगता, मगर मैं करूँगी बात मोमन और शाह साईं से। लो अगर हम देख, सामने ने चोट लगा दिया। वो अपनी बात अम्मा साईं तक पहुँचा चुकी थी। अब बस एक काम रहता था, आलिया का नाम उनके सामने रखना था, बस फिर हो गया काम। छोटे साईं, हमने पूरा इलाका छान मारा और आस पास के इलाकों में भी अच्छी तरह देख लिया, मगर दोराब का कहीं कुछ अता पता नहीं, और इनके घर वालों पे भी हम नज़र रख रहे हैं, इधर भी नहीं गया। वो मोमन अपने असली अंदाज में काली शलवार कमीज के साथ कंधों पे शाल डाले, माथे पे तेवरियाँ चढ़ाए, टांग पे टांग जमाए, सामने खड़े आदमी की बात सुन रहा था। उसकी बात मुकम्मल होते ही गुस्से से उठा और मुअद्दब खड़े अपने आदमी के करीब आया। तुम कह रहे हो तुम्हें कहीं नहीं मिला, आखिर वो गया कहाँ? ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया उसे? उसकी दाढ़ सुन के सब सर झुका गए थे। मुझे जल्दी से जल्दी जुराब चाहिए, वरना तुम सब की खैर नहीं। तुम सब किस काम के लिए हो, जब एक आदमी जो है ही नहीं जो उसको ही नहीं ढूंढ सकते। ये कहते वो अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ की तरफ बढ़ा और जन से उसे भगा कर ले गया। वो किसी को भी अपने पीछे नाचने की ताकीद करना नहीं भूला था। वो हवेली पहुँचते, गाड़ी से उतरते हवेली के अंदर उन्हें ऐसे कि जाना बढ़ गया। उसकी आंखों में इस वक्त खून उतर रहा था, शदीद गुस्से में वो खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ सीधा अपने कमरे की जाना, और धाड़ से अपने कमरे का दरवाज़ा खुला। वो जो कमरे में खिड़कियों के पर्दे बराबर कर थी, इस अचानक आने वाले तूफान पे पलटी। वो गज़बनाक तेवर लिए उसकी जाना पड़ा। खौफ से वो खुद में सिमटी। तुम पल पल तड़पोगी, तुम इस दर्द से रूशनास कराऊंगा जो मैं अपने भाई को खोने पे महसूस कर रहा हूँ। तुम तड़पोगी, रोगी, मगर मैं रहम नहीं करूँगा। किसी खोने की तकलीफ क्या होती है ये मैं तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा। उसके बाल को मुट्ठी से जकड़ते, उसका चेहरा ऊपर करते, वहशत ज़दा आँखें उसकी झील सी आंखों में गाड़ते हुए उसने कहा। वो डरी सहमी मासूम लड़की शाह की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। बालों पे मजबूत गिरफ्त उसके बाद से उसकी गर्दन अकड़ गई थी, जिसमें दर्द की ठी से उठी उसे दबी दबी सीसियाँ लेने पे मजबूर कर गई थी। चुप, एकदम चुप, तुम्हारी आवाज़ ना आए मुझे। दूसरी हाथ से उसका मुंह दबोचते वो गिराया। आंसू टप टप उसकी आंखों से बह निकले, मगर परवाह किसी थी। वो तो आज जज्बे से हारी बात से इस लड़की को तकलीफ में देखना चाहता था। वो जालिम नहीं था, मगर बन गया था। उसे धक्का देता वो कमरे से जा चुका था, और वो मेज़ का किनारा माथे पे लगने से माथे से फूटते खून को हाथ रख के रोकने की कोशिश करते अपनी किस्मत पे आंसू बहा रही थी।
दर्द की शिद्दत से उसने आंखें मीच ली। ना बाबा को पुकार सकती थी, ना भाईजान को। भाई की खातर वो आज इस हाल को पहुंची थी। पैदा होते माँ अल्लाह को प्यारी हो गई। भाई की खातर वो इस हाल को पहुंची थी। पैदा होते ही माँ अल्लाह को प्यारी हो गई थी। बाप ने पाला, भाई ने लाड उठाए, मगर चाची के जुल्म का निशाना वो बनती रही। उसने सुकून का लम्हा नहीं देखा था, और वो बेरहम इंसान इसकी ये हालत करके खुद सड़कों की खाक छानने निकल पड़ा। गुस्से में ये कदम उठा तो लिया था उसने, मगर फिर उसे एहसास हो रहा था कि ये क्या कर दिया। आखिर वो इस कदर जालिम क्यों बन गया? भाई की मोहब्बत में, या फिर सीने में जलती इंतकाम की आग की वजह से, जो बुझने का नाम नहीं ले रही थी। ये सब उसके लिए पछतावा और शर्मिंदगी लाने वाली थी। अम्मा साईं की तबीयत भी काफ़ी दिनों से ख़राब रहने लगी थी। अब तो इलाज यहाँ तक पहुँच गए थे कि उसके मुंह से खून तक आने लगा। ये बात वो सबसे छुपा रही थी कि बिलावजह क्या शोहर और बेटे को परेशान करना, वो तो पहले ही परेशान है। अम्मा साईं, क्या हुआ आपको? परी ने उनके सिंह पे झुक के देख पूछा, क्योंकि सब उनको अम्मा साईं कहते थे, तो घर के मुलाजिम उनको इसी नाम से बुलाते, चाहे छोटे हों या बड़े। कुछ नहीं, बस कुछ नहीं हुआ। वो ऐसे उछली थी जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। अच्छा, परी जो वहाँ से जाने लगी थी काफ़ी पानी का रंग देख के रुकी। अम्मा साईं वो यकीनी से उनको देखते बोली, आपको खून की उल्टी आई है और आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। वो इस तरह फिक्रमंद होते हुए बोली जिस तरह एक बहुत ही प्यार करने वाली बेटी माँ को, और इसमें कोई शक ना हो कि अम्मा साईं मुलाजमों को भी अपनी औलाद की तरह ही रखती थी। देख परी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, किसी को नहीं बताएगी, ना ही छोटे साईं और ना ही बड़े शाकू। परी के सामने हाथ जोड़ते वो मिन्नत भरे लहजे में बोली, अम्मा साईं आप ऐसा क्यों बोली? आप मेरे सामने हाथ तो ना जोड़ें, आप हुक्म करें मुझे, आप साईं को बताएं, इस तरह तो आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। परी ने उनके बंदे हाथ थामे थे। थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई है, अब इतनी भी नहीं, दवाई लूँगी ठीक हो जाऊँगी। उन्होंने परी को तसल्ली देते हुए कहा, जैसे आपकी मर्ज़ी अम्मा साईं। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, मैं कल बीबी को देखूँ, पता नहीं क्या कर रही होंगी। छोटे साईं ने बोला था जब वो घर ना हो तो उनका ख्याल रखा करूँ। परी ने ये कहते उनसे इजाज़त मांगी, जाओ और मेरे पास भी ले आना, मैंने भी उस मासूम पे बहुत जुल्म किया, बेचारी को बेकसूर मारा, और भी क्या करती। बेटे का हमने मेरे सोचने समझने की सलाहियत ही सल्ब कर ली थी। वो रंजीदा होते हुए बोली। परी ने यूं ही दरवाज़ा खोला, सामने बेजान वजूद को फर्श पे पड़े देख उनकी आंखें खुली खुली रह गईं। माथे से बहता खून फर्श में एक लकीर की सूरत कालीन में जज्ब हो रहा था। चेहरे जैसे लट्ठे के माना सफ़ेद था, होंठ भी नीले पड़ चुके थे। पता नहीं वो कब से इस हालत में पड़ी थी। परी की तो हिम्मत न हुई उसके करीब जाने की। उसने नीचे की जानब दौड़ लगा दी। वो दो सीढ़ियाँ फलांगती हवेली से बाहर खड़े शरफू के पास पहुंची। सांस भी भागने की वजह से फूल चुका था, पाँव में जूतियाँ भी ना थीं, और चेहरे की उड़ी रंगत देख एक लम्हे को तो शरफू ने भी दिल पे हाथ रखा। परी, खैर तो है ना? क्या हो गया तुझे? इस तरह भागी चली आई हो, वो भी ये सुलिया में। अम्मा साईं तो ठीक है ना? उसने परी की उड़ी रंगत देख पूछा। वो शरफू छोटी बेबी, उसकी अलग से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बोल भी सही, क्या हुआ छोटी बेबी को? शरफू ने सवाल किया। वो इनके माथे से खून बह रहा, वो अपने कमरे में पड़ी हैं और मुझे लगता है उनको सांस भी नहीं आ रहा। अल्लाह ना करे, मुझे लगता है वो मर। परी, क्या हो गया तुझे? अच्छे अल्फाज मुँह से निकाल, क्यों मायूसी की और डराने वाली बातें कर रही हो? शरफू ने उसकी बात काटते कहा, तू जल्दी से छोटे साईं को फ़ोन लगा, जल्दी करना। हाँ, मैं करता हूँ फ़ोन। वो जेब से फ़ोन निकालते बोला। बेल तो जा रही है, मगर साईं फ़ोन नहीं उठा रहे। जब फ़्लो अब काट दिया। शरफू ने मोबाइल की स्क्रीन को तकते कहा, शरफू तू बार बार कॉल कर, क्या पता उठा लें, तू बस कॉल कर। वो अपनी हथेलियाँ रगड़ते हुए बोली। मोमन जो सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था, बार बार आने वाली शरफू कॉल पे उसके माथे पे बाल पड़े। अब इसको क्या मौत पड़ी है? क्यों बार बार कॉल कर रहा है? कहीं सुकून भी नहीं लेने देते। ये कहते उसने फ़ोन कान से लगाया। हाँ बोल शरफू, क्या मुसीबत आ गई है कि तुझसे सब्र नहीं हो रहा? वो गुस्से से बोलने का, मगर दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद उसके चेहरे पर गुस्से के बजाय परेशानी साफ नजर आती थी। माथे पे पड़े बाल ढीले हो गए। सिगरेट का आधा ऐसा फेंकते, फ़ोन बंद करते वो फ़ौरन गाड़ी में बैठा। वो जितनी स्पीड से चला सकता था इतनी तेज़ी से हवेली की जानब चला। वो खुद को कोस रहा था, आखिर उसकी वजह से ही तो ये सब हुआ था। वो ना करता कुछ सकल्प को, ना डराता और धक्का न देता तो आज इसकी ये हालत ना होती। आखिर वो इतना बेहस कैसे हो सकता है? वो बेकसूर थी, फिर उसे क्यों सज़ा दे रहा हूँ मैं? अब बस एक बार वो ठीक हो जाए, फिर उसे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। इसके भाई ने जुर्म किया तो सज़ा भी उसे दूंगा। मोहम्मद ने खुद से ऐद किया। कल्ब का सुनते पता नहीं क्यों इसके दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंची थी। उसे ऐसे जैसे किसी ने छुरा उसके दिल में घूम दिया। इसी सोच में हवेली की पोर्च में गाड़ी रोकते हुए झटके से बाहर निकला और अपने कमरे की तरफ भागा। रास्ते में परी भी इसके पीछे भागी। कमरे में पहुंचते सामने का मंजर उसे अपने दिल चीरता महसूस हुआ। जिसम से जान कैसे निकलती है ये उसे अब मालूम होता। वो तो खुद अपनी कैफियत से अनजान था। वो तो बस इस लड़की को तकलीफ़ देना चाहता था। फिर इसका दिल क्यों कट रहा था? मोहम्मद ने लपक कर इसके पास बैठते उसे अपनी बाहों में भरा। कल्ब के बेजान बाजू झूलने लगे थे। ऐसे ही उसी बाहों में भरे वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे आया। सामने ने रसोई से देखा तो उसके तन बदन में आग लगी कि एक वन्नी की इतनी परवाह।
शर्फू गाड़ी निकालो, हमें भी हॉस्पिटल जाना है। वो कल्प को बाहों में भरे दूर खड़े शर्फू को बोला। शर्फू की गाड़ी निकालते ही उसने बैक सीट पे कल्प को लिटाया, फिर खुद भी बैठा और कल्प का सर अपनी गोद में रख लिया। गाड़ी हॉस्पिटल की जानब तेजी से रवां थी। मोमन की नज़रें कल्प के मासूम चेहरे पर थीं। मासूम चेहरे की से टुकराई थी। उठो, देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अंदर से कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ तुम आंखें खोलो, प्लीज़ आंखें खोलो। मोमन उसका चेहरा थपथपाते दीवानेपन से कह रहा था। शर्फू गाड़ी तेज़ चलाओ। हॉस्पिटल पहुँचते ही उसने कल्प को फिर से बाहों में भरा और उसे लिए अंदर बढ़ा। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को देखें, ये आंखें नहीं खोल रही, प्लीज़ आप इसको देखिए, क्या हो गया? वो बेकरारी से कहता। डॉक्टर को कोई दीवाना ही लगा था। देखिए शाह साहब, आप हौसला रखें, हम आपकी मिसेज को देखते हैं। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते रहे, माथे की बैंडेज भी काट दी और वो ये सारी कार्रवाई देख रहा था कि डॉक्टर क्या बात है, वो ठीक तो है ना, उसे कुछ होगा तो नहीं? डॉक्टर करीब आती मोमन ने बेचैनी से पूछा। जी सब ठीक है, चोट तो गहरी नहीं थी, हमने बैंडेज काट दिया, मगर मुझे लगता है वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई हैं। आपने अच्छा किया, इन्हें वक्त पे ले आए, दवाएं लिख दी हैं, आप इन्हें वो खिला दें, वो किसी की भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखें। डॉक्टर पेशेवराना अंदाज से उसको हदायत दी। फिर कल्प को लेकर हवेली आ गया। कल्प को नींद का इंजेक्शन दिया था, इस वजह से अब तक सो रही थी। मोमन उसके पास बैठा उसके चेहरे को तके जा रहा था। कितना खूबसूरत पाकीज़ा चेहरा, और मैं उसे तकलीफ देता रहा, मेरी वजह से इन नीनी जैसी आंखों में आंसू आए। कल्प की आंखों को उंगलियों से छूते वो खुद से बोल रहा था। वो नींद में थी जब गर्दन पे ठंडी नोकदार चीज़ के दबाव की वजह से उनकी आंख खुली। अम्मा साई नींद की दवाएं लेके सोती थी, जिसकी वजह से आने वाले को खतरा नहीं था। शायद वो पहले से ये बात जानता था, तब भी उसने रात के इस पैर का इंतखाब किया था। बगैर चूं चना के सारे पेपर्स मेरे हवाले कर दो और इन पे साइन भी करो, वरना तुम जानते हो बुड्ढे के तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। एक बेटा तो तुम खो ही चुके हो, तुम्हारा बस एक ही सहारा बाकी है जिसे तुम हरगिज़ खोना नहीं चाहोगे, और तुम्हारा पोता, वो भी तो तुम्हें बहुत अजीज़ है। आखिरी निशानी जो है वो तुम्हारे बेटे की, यकीनन तुम उसे भी नहीं खोना चाहोगे। आने वाला अनोज उनकी गर्दन पे चाकू रखे बोल रहा था। हैदर शाह ने भी उसकी बात मानते सारे पेपर्स उसके हवाले किए, और जो कागज़ उसके हवाले किया गया उस पर भी साइन करके कागज़ इसको थमा दिए। आने वाले ने एक तंदिया मुस्कुराहट पास की और जैसे चुपचाप आया था वैसे ही वापस चला गया। हैदर शाह पीछे अपना सर थाम के रह गए थे। मत मारो चाची, मुझे मत मारो, मैं सारा काम कर दूंगी। वो नींद में बेचैनी से बोल रही थी। मोमन, जिसकी बैठे बैठे ही आँख लगी थी, कल्प की आवाज़ पे उसकी आंखें झट से खुली। क्या हुआ? तुम ठीक हो? देखो ज़रा इधर, कोई नहीं है, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई तुमसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करेगा। मोमन ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। कल्प ने बोझल आंखें खोली। वो चाची के पास नहीं थी, मगर अपने इतने पास मौजूद शख्स को देख के वो खुद से कांपने लगी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारे, मैंने कुछ नहीं किया, वो इससे दूर होते बोली। मोमन ने ज़ब्त से आंखें बंद की, फिर पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। लो पानी पी लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पक्का कुछ नहीं बोलेंगे ना? गिलास की तरफ हाथ बढ़ाते उसने बेयकीनी से पूछा। हाँ, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो कुछ नहीं बोलूँगा, और अगर ना मानी तो फिर तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। उसे अपने करीब करते वो बोला। हाँ, मैं मानूंगी, किसी मासूम बच्ची की तरह वो बोली। चलो अब आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो। मोमन ने उसे सीने से लगाते उसका सर थपथपाते कहा। वो आंखें बंद करती उसका हुक्म मान गई। मोमन बेखुद उसके शफाफ चेहरे को देखे गया, जिस पे अब सुकून था। पहले भी ये बेचारी पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करती रही है, और फिर मैंने भी इसको यहाँ लाकर इतने जुल्म किए हैं, मगर अब नहीं, किसी और के जुल्म की सज़ा मैं इसे नहीं दूंगा, और ना ही किसी और को देने दूंगा। ये सोचते उसने कल को खुद में ऐसे भेजा कि उसके दिल में एक सुकून सा उतरा, जैसे बहुत कीमती शय इसको मिल गई हो। फिर वो भी आंखें मूंद गया। परी, तुम किसका खाना लेके जा रही हो? और ये मोमन नीचे क्यों नहीं आया खाना खाने? अम्मा साई ने बर्तनों में खाना सजाती परी से पूछा। अम्मा साई, वो कल बीबी की तबीयत ख़राब हो गई थी, बेहोश हो गई थी, छोटे साईं उन्हें अस्पताल ले गए थे, अभी भी उन्होंने कहा है कि उनके और कल बीबी का खाना ऊपर ले जाओ। परी ने ट्रे सजाते कहा। तुमने बताया क्यों नहीं? मैं जाके देख लेती बच्ची को। तुम भी ना हद करती हो परी, तुम्हारी माँ सकीना तो इतनी लापरवाह कभी नहीं रही जितनी तुम हो। अम्मा साई ने परी को सुना डाली। परी अपनी अदाओं और मासूमियत से मोमन को फांस लिया। इस डायन ने। अब आप भी इसके आगे पीछे जाएंगी अम्मा साई? सामिया के अल्फाज में कल्ब के लिए छलकती नफरत वहाँ मौजूद सब लोगों ने महसूस की थी। वो मासूम क्यों इतने जुल्म बर्दाश्त करे? इसका क्या कसूर है आखिर? अम्मा साईं की आंखों में इसका मासूम चेहरा गुमा। होगी वो मासूम बेगुनाह और बच्ची, मगर आप सब ये क्यों भूल जाते हैं कि है तो वो भी एक कातिल की बहन, और बनी में आई है ना? फिर ये अनायतें क्यों? प्लेट में जो चम्मच रखते वो ज़ोर से बोली। क्या तरीका है? ये साबित नहीं हुआ कि उसके भाई की
कातिल है। चलो मान लेते हैं कि उसके भाई ने ही कत्ल किया, मगर इस मासूम का इसमें क्या कसूर? वो तो इन सब बातों में थी ही नहीं। ये काफ़ी नहीं कि वो इस घर में अपने भाई के इन गुनाहों की सज़ा भुगत रही है जो इसने किए भी नहीं। और रही बात मोमन की, तो कल भी इसकी बीवी है, वो जो चाहे इसके साथ सलूक करे। तुम इस पे बात ना ही करो तो बेहतर है। हैदर शाह सुर खां के लिए अपने सख्त अंदाज में सामिया को घूरते हुए बोले, जा रही हूँ मैं अपने कमरे में, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं है। आप सब आराम करें, नाश्ते आराम आप सब करें आराम से नाश्ता, बस थोड़ा सूप पी लो, अगर खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? मोमन ने सूप पिलाते प्यार से समझाया। मुझे नहीं पसंद, इसका टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता। वो रोआन सी हुई, मैं बोल रहा हूँ ना, जल्दी से पी लो, नहीं तो फिर मैंने गुस्सा करना, और तुमने अभी दवाइयाँ भी तो खानी है। चेहरे पे खफी की तारी करते मोमन बोला तो वह जल्दी जल्दी मोमन के हाथ से सूप पीने लगी। मोमन को टैबलेट अपनी तरफ बढ़ाते देख कल्ब का मुँह बन गया। बुरे बुरे मुंह बनाती वो कभी मोमन के चेहरे को देखती तो कभी इसके हाथ में पकड़ी प्लेट को। मोमन ने हंसी दबाते दूध और टैबलेट इसकी तरफ बढ़ाए। कल्ब ने मुंह बसूरे, मगर फिर मोमन की गोलियां देखते हुए से ये कड़वा घूट पीना ही पड़ा। शाबाश, अब तुम आराम करो, मैं जा रहा हूँ काम से। परी तुम्हारे पास होगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो इससे कहना। और कमरे से बाहर मत जाना। मोमन उसे हिदायत करता चला गया। हाँ बोलो, अब क्या मसला है? वो पेपर्स बुड्ढे के साइन करवा के तो दिए थे तुम्हें, वो बुड्ढा हमारी सोच से भी ज़्यादा होशियार निकला। उसने तो जायदाद पहले ही नाम काट दी किसी के। हमारे हाथ एक ढेला नहीं आना। वो किसी हारे हुए जवारी की तरह बोल रहा था जिसने सब कुछ दांव पे लगा के भी बाजी हार दी हो। किसके नाम है सारी जायदाद और हवेली? सारी जायदाद तो मोमन शाह के नाम कर दी है हैदर शाह ने, मगर वो हवेली इस कल की आई लड़की के नाम कर दी है। इसके पाँव इस खबर पर लड़खड़ाया। आखिर कैसे कैसे हो सकता है कि इन लोगों को महरूम रख कर किसी गैर के नाम? तो अब क्या करने का इरादा है तुम्हारा? जो भी करो, बस मुझे बस सारी जायदाद चाहिए। सामने तो मौज से काम लो, हम लोग बहुत जल्द इन लोगों से सब छीन लेंगे। पहले तो हमें इस लड़की पे फोकस करना होगा, इसको डरा धमका के हवेली अपने नाम करवानी होगी। और सबसे अहम काम, तुम्हें मोमन की शादी आलिया से जल्द अज जल्द करवानी होगी, क्योंकि वो लड़की अगर मोमन के दिल में जगह बनाने में कामयाब होगी तो सब कुछ हमारे हाथ से चला जाएगा, हम कहीं के नहीं रहेंगे। सुन रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उसका जवाब ना पाके वकार ने उसे पुकारा। हाँ मैं सुन रही हूँ, बस अब तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूँ। आलिया इस घर की बहू और मोमन की बीवी बनेगी, और इस लड़की को खाली आज यहाँ से जाना होगा। मैंने अपनी शोर तो खो दिया, मगर ये हवेली और जायदाद किसी कीमत पे नहीं खो सकती मैं। सामिया का शातिर दिमाग अब तेज़ी से काम कर रहा था। वो किसी नतीजे पर पहुंच चुकी थी। उसे पता था अब क्या करना है जिससे उसका नाम भी ना आए और सारा मामला भी हल हो जाए। कहाँ जा रही हैं बेगम साहिबा? अम्मा साईं को सीढ़ियाँ चढ़ते देख हैदर शाह ने पूछा। अपनी छोटी बहू से मिलने जा रही हूँ, आप भी आ जाएं, साथ चलते हैं। उन्होंने बताने के साथ साथ हैदर शाह को भी साथ आने की दावत दी। आज उनके लहजे और लफ्ज़ों में कल्ब के लिए वो जहर नहीं था जो पहले हुआ करता था। आज उस नफरत की जगह हैदर शाह को मोहब्बत नज़र आ रही थी। चलें, जो हमारी बेगम साहिबा का हुक्म, वो भी इनके साथ हो लिया। कल्ब ने इनको देखकर फ़ौरन सलाम किया। जीती रहो हमारी बच्ची। अम्मा साईं और हैदर शाह ने उसके सर पर हाथ रख के दुआएं दी। कल्ब तो हैरान सी खड़ी थी कि आखिर ये काया पलट कैसे गई। पहले मोमन, अब ये। उसे लगा उसके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। अब कोई जुल्म नहीं, कोई आंसू नहीं होगा उसकी आंख में। मगर ऐसा कब हुआ कि खुशी का मौसम ठहर जाए? गम से कहाँ बर्दाश्त होता है? खुशियों के डेरे जमा लेना। खुशियों को निकल कर गम कहीं ना कहीं से अपनी जगह बना ही लेते हैं। खुशियों एक ही मौसम से तो इंसान उगता जाता है, इस तरह खुशी और गम आते जाते रहते हैं। बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ तुम्हें बहुत मारा। आखिर मैं भी क्या करती? जवान बेटे के गम ने मेरे सोचने समझने की सलाहियत ही सल्ब कर दी थी। मुझे कुछ पता ना था आखिर मैं क्या कर रही हूँ। याद था तो सिर्फ ये कि तुम मेरे बेटे की कातिल की बहन हो। ये तो सोच ही नहीं रही थी कि तुम भी इंसान हो। तुम्हारा आखिर इस सब में क्या कसूर? और मेरे मोमन की दुल्हन हो तुम। मगर अब मैं अपने रवैये पे शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। अम्मा साईं ने कल्ब के सामने अपने बूढ़े कांपते हाथ जोड़ दिया। अम्मा जी, आप ये क्या करें? आप बड़ी हैं मुझसे, आपकी तो कोई गलती नहीं। आपने जज्बात में आके कहा जो भी कहा, आप मेरी बड़ी हैं, प्लीज़ ऐसा ना करें। कल्ब ने उनके जुड़े हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, आज से तुम हमारी बेटी, अल्लाह ने तुम्हारी सूरत हमें बेटी दी है। हैदर शाह ने आज अफरत सियाब चौधरी से किया वादा कल्ब को बेटी बनाकर पूरा किया था। कल्ब के लिए भी ये खुशी की बात थी, क्योंकि अम्मा साईं की सूरत में उसे माँ मिलने वाली थी। माँ का वो प्यार जिसके लिए वो बचपन से तड़पी थी, वो अम्मा साईं से उसे मिलने वाला था। राफ़, एक औरत तुमसे मिलने आई है। मैंने उसे कितना कहा, मगर कहती तुमसे मिल के ही जाएगी। ज़रा मुझे भी बताओ कौन है वो? रुखसंदा बेगम तो न जाने क्या समझी थी। राफ़े को उठाते हुए बोली, अम्मा अब मुझे क्या पता कौन है, आप खुद पूछ लो ना उससे। राफ़े ने तकरीबन चिढ़ते हुए कहा, क्योंकि वो किसी लड़की को नहीं जानता था।
अगर तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर वक्कर है तो सब ख़त्म कर दो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं ऐसा कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हारी शादी सिर्फ मेरी भांजी से होगी। देखो अम्मा, ये मेरे जोड़े आते हैं सामने, मेरा कोई चक्कर नहीं है। मैं नहीं जानता कौन आई है, बस कर दे अब। राफे ने पाँव में जूते पहनते हुए बेजारियत से कहा। जी आप कौन? राफे ने कहा उस औरत को से कहा। आप हैं तो आप हैं राफे चौधरी? जी मैं ही हूँ। राफे ने उसे खुद को तकता देख पूछा कि अजीब पागल औरत है, जब पता है कि मैं ही राफे तो क्यों बार बार पूछ रही है। ये मेरा नंबर है, इसको आप ये जानना ज़रूरी नहीं कि मैं कौन हूँ वगैरह। बस जो समझे आपको ही हमदर्द हूँ। अगर आपको कल चाहिए तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कागज़ उसके हाथ में थमाती वो चल दी, बिना उसकी बात का जवाब दिए। जबकि राफे अपने हाथ पकड़े कागज़ को देख रह गया। बस दिमाग में एक नाम गूंज रहा था, कल्ब। मोहम्मद साईं आपने बुलाया। कल्ब जो सामने कहने पे मोहम्मद से बुलाया। कमरे में आई, दरवाजे के बंद होने पे खौफ पे उछली और रईसी कसर सामने खड़ी शख्स ने पूरी कर दी। उसकी शक्ल देख के वो खौफज़दा हो गई। घबराओ नहीं, मैंने ही बुलाया था तुम्हें। ऐसा मासूम और शफाफ चेहरा मैंने पहली बार देखा है। वो खबासत से कहता कदम उसकी तरफ उठा रहा था। दूर रहो मुझसे, अल्लाह का वास्ता मुझसे दूर रहो। वो पीछे की जानिब अपने वजूद को घसीटते हुए उसके सामने गिड़गिड़ाई। तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं। लड़की, क्या ये बेहतर नहीं कि तुम भी खुद को हल्कान कर दो? वैसे भी तुमने आ ही जाना मेरी बाहों में। यह कहते उसके करीब आया, जो कर उसे बाजू से पकड़ कर अपने सामने खड़ा किया। माशाल्लाह क्या हुस्न है, मगर वो क्या है ना तुम्हारे सिर्फ नाम के शोर ने इसका हुस्न का खराज देना नहीं है, मैं ही दे देता हूँ। वो कमीनगी से कहता इसके बालों की लिट को कान के पीछे करने लगा। मोहम्मद साईं तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे। मैं सब तुम्हारी हकीकत बताऊंगी। जलील कमीने, दूर हो मुझे। वो छोटी सी लड़की दरिंदे की गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करती रही। शौक से बताना, अगर कोई यकीन करे तो। ये कहते वो इसका दुपट्टा उतार के फेंक चुका था। वो गलीज नजरें उस पर गाड़े झुकने लगा। कमीने जलील इंसान, दूर हो मुझसे। उसके बाजू में दान गाड़ते वो कार से खुद को छुड़ाने लगी। कार दर से बुलाया। एक लम्हे के लिए उसकी गिरफ्त कल पर काम हुई तो वो इससे दूर भाग के दरवाज़ा खोलती बाहर की तरफ भागी और उसने भी वहाँ से भागने की। मोमन जो अपने कमरे की खिड़कियाँ खोले नीचे झाँक रहा था, उसकी नज़र बाहर की तरफ जाते वकार पड़ गया। ऐसा लगता था जैसे वकार जल्दी में हो और वो पीछे मुड़ के बार बार देख रहा था, जैसे किसी से भागने की कोशिश कर रहा हो। इसी लम्हे रोती कांपती काल कमरे में आई और आते ही दरवाज़ा बंद कर लिया। मोमन फ़ौरन उसके पास आया। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। मोमन ने उसे बिठा देखा। वो बताओ मुझे। तुम बताओ मुझे। किसी ने मोमन कुछ कहने वाला था कि उसकी नज़र काल्ब के कंधे से फटी कमीज़ में पड़ी तो उसका फ़ोन खोल उठा और बाकी के अल्फाज उसके मुंह में रह गए। उसके दिमाग की रगें तन गई। वकार, तुमने मेरी इज़्ज़त पे हाथ डालने की कोशिश की। तुम जैसा घटिया इंसान मैंने कभी नहीं देखा। खैर, काल्ब को छूने की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये सोचते वो उठने लगा तो काल्ब ने इसका हाथ पकड़ कर रोक लिया। तुम डरो नहीं, अब कोई नहीं आएगा। मैं अभी वापस आ रहा हूँ, बस तुम्हारे पाक जिस्म को छूने वाले के हाथ को तोड़कर। नहीं, वो बहुत गंदे हैं। मैंने बोला भी कि मैं मोहम्मद साईं को बोलूँगी, वो आपको मारेंगे, मगर वो कहते आप इन्हें नहीं मारोगे। कल महसूस करते उसे सारी बात बताई। अपना नाम कल के मुंह से सुन के मोमन के होठों पे मुस्कान आई। तुम आंसू साफ करो। एक भी आंसू तुम्हारी आंख में ना आए, नहीं तो इसकी बजाय मैंने तुम्हारी पिटाई कर देनी है। मैं जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। तुम कमरे से बाहर नहीं जाना। मोमन उसको हिदायत करता कमरे से निकल गया। हाँ बस अम्मा साईं के कानों में तो मैंने तुम्हारी और मोमन की शादी की बात डाल दी है। मोमन सामिया के कमरे के सामने से गुजरते उसके कमरे से आने वाली आवाज़ पे ठटक कर रुका। चूँकि कमरे का दरवाज़ा खुला था इसलिए आवाज़ साफ बाहर आ रही थी। शायद सामिया दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। हाँ बस वकार भी कल्ब को डरा धमका के हवेली हमारे नाम करवा लेगा और फिर तुम मोमन की जायदाद अपने नाम करवाना, फिर हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हमने जो चाहा वो हमारा होगा फिर। और वो बुढ़ाओं से तो मैंने पहले ही डरा रखा है। इस बुढ़िया का भी अच्छा इंतज़ाम किया है। अच्छा फ़ोन रखती हूँ। एक तो इनके पोते को मैं बड़ी मुश्किल से संभाल रही हूँ, पता नहीं कब जान छूटेगी। उसके लहजे में अपने ही बेटे के लिए नफरत थी। वो कैसी बीवी थी कि जिसे शोहर की मौत से फ़र्क ना पड़ा था। वो कैसी माँ थी कि उसे ये अपने लख्ते जिगर पोर था जिससे वो जान छुड़ाने के चक्कर में थी। कोई इतना संग दिल कैसे हो सकता है? मोमिन को लगा वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामिया ऐसे कैसे कर सकती है। अगर वो किसी और के मुँह से सुनता तो कभी इस बात पे यकीन न करता, मगर ये हकीकत थी। वो अपने कानों से ये सब सुन चुका था। खुदा ने हकीकत इस पर वाज़ह कर दी थी। वो किसी बेगुनाह को इस गुनाह की सज़ा दे चुका था जो उसने किया नहीं। उसने दरवाज़ा का सहारा लेने के लिए पकड़ा तो वो खुलता चला गया। सामिया एकदम पलटी। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। मोमन को कमरे में देखकर उसे लगा सब खत्म हो गया। मोमन ने सब सुन लिया। सॉरी भाभी, वो मैं मुबशर को लेने आया था। आप हर वक्त अकेले इसको संभालती रहती। मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए कल्ब को दे दूँ। मोमन ने सामिया के चेहरे की उड़ी हुई हवाइयाँ देखते कहा, हाँ बहुत तंग करता है ये मुझे, और तुम्हारी बीवी को इसलिए नहीं देती कहीं तुम्हें बुरा न लगे। सामिया ने बात बदली।
अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, उसे पकड़ा दिया करें, वैसे कौन सा उसे हवेली के काम करने होते, एक बच्चा तो संभाल ही लेगी, आप रहने दें, मैं आज ही से कहता हूँ, अब मुबशर को वही देखा करेगी। आपकी तो मुझे तबीयत ही ठीक नहीं लग रही। मोमन की फिक्रमंदी से कहने पे आलिया ने सामिया ने अपना माथा छुआ, जहाँ इतनी सर्दी में भी पसीने की बूंदें थीं। हाँ वो थोड़ा सर में दर्द था तो इस वजह से। अच्छा मुबशर को ले जाता हूँ, आप आराम करें। मोमन मुबशर को उठाते वहाँ से चला गया। आलिया ने सूखा सांस लिया कि मोमन मैंने कुछ नहीं सुना, मगर बहुत देर हो गई थी। इन सब का बारना बीच चौराहे में फूट चुका था। दरवाज़ा खुलने पे काल्ब ने सर उठा के आने वाले को देखा। मोमन को देख के उसने शुक्र अदा किया क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा था। मुबशर आप इनके पास जाओ बेटा, ये आपकी आनी है। मुबशर काल्ब के हाथ में देते मोमन ने कहा, जबकि वो 3 साल का बच्चा भी खुशी खुशी काल्ब के साथ खेलने लगा। तुम इसका ख्याल रखना, ये तंग नहीं करता। मैं अम्मा साईं और बाबा से एक ज़रूरी बात करके आता हूँ। मोमन के चेहरे पे अब सुकून था। कैसे सुकून जो इंसान को सही रास्ता मिल जाने पे मिलता है। मोमन तुम खुश हो, मैं तो खुश हो तो ये क्या बात कर रहे हो तुम। मोमन की फरमाइश पे आदर्शा दाड़े। हाँ अब्बा साईं, मैं होश में हूँ और अभी तो होश में आया हूँ। मैंने पहले ही बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया है। देखो मोमन, जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं किए जाते। अम्मा साईं ने उसे समझाना चाहा। अम्मा साईं, मैं जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं कर रहा, बहुत सोच समझ के आपको ऐसा बोल रहा हूँ। और कल का क्या होगा, वो बच्ची जो इस हवेली में आई है, तुम्हारी दुल्हन मान के आई है, उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अम्मा साईं को कल की फ़िक्र सिखाने लगी। आप उसकी फ़िक्र ना करें, दोनों को पूरे हकूक़ दूँगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। वैसे भी अभी वो बहुत छोटी है। मोमन तुम समझ क्यों नहीं रही, ये सब अच्छा नहीं होगा। आदर्शा ने किसी अनजाने खौफ से कहा। वापस आइए, आपको क्या लगता है मुझे आप सब की परवाह नहीं है, वो आप सब की फ़िक्र है, तब मैं फ़ैसला कर रहा हूँ। मोमन किसी हद तक इनके खदशात समझ गया था। मोमन अगर कुछ भी गलत हुआ तो इस सब के ज़िम्मेदार तुम हो गए, ये बात याद रखना। आदर्शा को लगता था कि आलिया के इस घर में आने के बाद सामने पोजीशन मजबूत हो जाएगी और उस हवेली का शराजा बिखर जाएगा। वापस सही भरोसा रखें मुझ पे, एक दिन आप खुद मेरे इस फैसले पे खुशी और फ़ख्र महसूस करेंगे। अल्लाह करे वैसे ही हो जैसे तुम बोल रहे हो, औलाद किसी और से ना जाए। आदर्शा ने ठंडी आ पड़ी। मोमन आप यहाँ, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मोमन को अपने घर पे अपने सामने मुस्कुराता देखा आलिया तो हैरत से मुंह खोल गया। हाँ क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता। मोमन ने उल्टा इससे सवाल किया। नहीं नहीं, वो आप कभी आते नहीं इसलिए अचानक देख के पूछा। हाँ बस तुमसे मिलने का दिल कर रहा था इसलिए आ गया। मोमन के जवाब पे आलिया के हाथों से मोबाइल गिरते गिरते बचा। हैरत और खुशी के तासरात बेवक्त उसके चेहरे पे आए। खैरियत, आज मेरी याद कैसे आई। आलिया ने खुद को नॉर्मल करते पूछा। हाँ काफ़ी दिनों से कुछ लोग दिलो दिमाग पे छाए हुए थे तो सोचा इनका दीदार ही कर लिया जाए। अल्फाज व अंदाज मोहब्बत समाज दिलकश मुस्कुराहट सजाइए। क्या क्या ये वही मोमेंट था जो किसी लड़की को देखना गवारा न करता। और आज आलिया के हैरतों के पहाड़ तोड़ रहा था। अगर ये कहा जाए कि मोमन में एक कमाल एक्टर था तो गलत ना होगा। उसने जिस तरह आलिया के सामने एक्टिंग की, अगर इसका अली या कोई और देख लेता तो गश खाकर गिर पड़ता। आलिया के पास तो कहने को कुछ था ही नहीं। उसे लगता था मोमन जैसा पत्थर दिल, अपने काम से काम रखने वाला, हर वक्त नाक पे गुस्सा जमाए रखने वाला कभी इसके हाथ नहीं आएगा। वो कभी इसे शीशे में उतार नहीं पाएगी। मगर इधर तो सब उलट हो गया था। उसे इस सब के लिए थोड़ी सी भी कोशिश नहीं करनी पड़ी। मोमन ने इसका काम आसान कर दिया। मोमन कदम कदम चलता आलिया करीब आया, सीधे से इसके हाथ को पकड़ा, जबकि मोमन की इस हरकत पे आलिया तो जैसे जम गई। मेरी अवलीन तरजीह तुम ही थी, वो लड़की तो महज बनी हुई आई है, मेरी बीवी के ओहदे पे कभी फायज नहीं हो सकती। आज से बल्कि अभी से तुम ये बात नशीन कर लो कि इस हवेली की खानदानी बहू सिर्फ तुम बनोगी और बहुत जल्द तुम मेरे पास बहुत पास होगी और फिर तुम खुद को दुनिया खुश नसीब लड़की समझोगी। बस थोड़ा इंतज़ार। आलिया के चेहरे पे शर्मीली सी मुस्कान बिखरी, जबकि ये कहते मोमन के चेहरे पर पुरस्रार मुस्कुराहट थी, जैसे शिकारी ने अपने शिकार को फांस लिया हो। सुनो, तुम कुछ नहीं कहोगी क्या। मोमन ने अपनी गंभीर आवाज़ में उसके कान के पास सरगोशी की। आलिया के धड़कनों ने 180 की रफ्तार पकड़ी। इस सियास के आगे तो इसमें अल्फाज ही ख़त्म हो जाते थे। एक अजीब खूबसूरत सैर था मोमन की शख्सियत में जो बंदे खुद में जकड़ लेता था। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आलिया ने शर्मा के कहा। तुम भी बहुत अच्छी लगती हो मुझे, मोमन ने उन्होंने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए कहा। अब मैं चलता हूँ, बहुत जल्द अम्मा साईं और अब्बा साईं तुम्हारे घर आएंगे, मुझे यकीन है तुम्हारे घर वालों की तरफ से हाँ ही होगी। मोमन तो आया था और छा गया था। आलिया को अपनी किस्मत पे यकीन नहीं आ रहा था। बाहर निकलते मोमन के चेहरे पर हमेशा वाली संजीदगी आ गई थी। कुछ देर पहले वाली नरमी और मुस्कुराहट का निशान तक बाकी न था। अब तुम लोगों में से मैं तुम्हारी ज़बान में ही बात करूँगा। अगर तुम लोग मोहब्बत में मारने के आदी हो तो मैं भी तुम लोगों को इसी मोहब्बत के जाल में फांस के मारूंगा। मोमन सोचते हुए अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ में बैठ के वापसी के सफ़र पर रवाना हुआ, क्योंकि उसने अपनी मंजिल के लिए पहला और अहम कदम बढ़ा लिया था। मोमन के जाते ही आलिया ने सामिया को फ़ोन लगाया। अभी मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ।
वो जोश लहजे में आलिया ने सामिया को बताया, क्यों बहन, कानून का ख़जाना हाथ लगा जो इस कदर खुश हो। सामिया ने तंज किया, अरे आप ही सही संभाले, कानून का ख़जाना हाथ लग गया। अच्छा, आप सीधा सीधा आखिर बात क्या जो इस कदर खुश हो, आप ही यूँ समझे अपने मकसद बहुत बहुत करीब पहुँच चुकी हो। आलिया ने राज़दाराना अंदाज़ कहा, आप पहलियाँ ना बुझवाओ, बस इतना बता दो कि असल बात क्या है। यूँ समझे मोमन अब मेरी मुट्ठी मौका समझने और रोने में बड़ा फ़र्क है बहन। सामिया ने फिर तंज किया, हाँ है तो, मगर बस कर बहन, अब तो ना रात के बजाय दिन में भी ख्वाब देखने लगी हूँ। मैं रख रही हूँ फ़ोन। आलिया की बात काटते सामिया ने गुस्से से कहा, मोमन ने मुझे प्रपोज़ किया है। सामिया को लगा आलिया मजाक कर रही है। तुम मजाक कर रही हो, वो दोबारा बोलो, अभी क्या कहा तुमने। सामिया के लहजे में बेयकीनी थी। मोमन ने मुझे प्रपोज़ किया और बहुत जल्द मुझसे शादी करने वाला है। यह ना तो कोई ख्वाब है और ना ही कोई मजाक, बल्कि एक खूबसूरत हकीकत है। आलिया की खुशी संभाले नहीं संभल रही थी, कहीं ये सब मोमन की चाल न हो। आलिया, सामिया तो ये सब अजीब लग रहा था। आप भी ना, मोमन हमारे बारे में थोड़ी जानता है, वो क्यों कोई चाल चलेगा, आप भी ना। हाँ, ये बात भी है, मोमन कौन सा ये बात जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। चलो जो भी, मुबारक हो तुम्हें, ये वाकई बहुत बड़ी खुशी की खबर है। अब सामिया भी पुरसकून थी। उनको लग रहा था वो अपने मकसद में कामयाब हो रही हैं और इसके करीब पहुंच गई, मगर असल में हकीकत तो कुछ और थी। वो लोग अपनी बर्बादी और नाकामी के करीब जा रही थी। मोमन ने ऐसी चाल चली थी कि उनको लग रहा था वही जीत गई है, मगर हकीकत में ऐसा नहीं था। मोमन को उनको वही दिखा रहा था जो वो देखना चाह रही थी। असल बाजीगर वो होता है जो ऐसी बाजी खेले कि सामने वाले को यकीन हो कि जीत उसी की है और दूसरा बंदा हार रहा है, और जीत उसी की, और जिस असल में हारता हुआ नजर आए। मोमन ने भी ऐसी बाजी खेली कि जिसमें बजाय तो सामने लोगों को लगा वो जीत रहे हैं, मगर हकीकत तो ये थी कि ये उनका हार की तरफ पहला कदम था। आप भी जो भी कल्ब के बारे में क्या जानती हैं। राफी ने बहुत सोचने के बाद इस नंबर पर आखिरकार मिलाई हुई जो इसके हाथ में नकाब पुष्ट थमा गई थी। सलाम करने का रवाज नहीं है मेरे ख्याल से आपकी तरफ। सामिया ने उसके सलाम न करने पे चोट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब लग रहा है किसी अच्छे ख़ानदान के सुलझे हुए लड़के। अब सलाम दुआ हो गई तो काम की बात पे आए। राफिक तय विलायज बोला, ना ना लड़के ऐसे बात नहीं करनी, क्योंकि तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, वो भी बिना किसी गर्ज और तमन्ना के, तो तुम्हें ज़रा सब्र से काम लेना चाहिए। सामिया ने चबा चबा के कहा, हाँ मगर मैं नहीं मानता आप सिर्फ मेरी मदद करेंगे या आपको कोई गर्ज नहीं, बल्कि मुझे साफ लग रहा है कि सब में आपका अपना कोई मफाद है, वरना कोई ऐसे किसी के घर के आगे आके इतनी बड़ी ऑफ़र नहीं करता। राफिक भी कोई दूध पीता बच्चा तो था नहीं जो किसी को समझ ना सके और उनको जो बगैर किसी जान पहचान के उसे मदद की ऑफ़र करे। वैसे काफ़ी समझदार लगते हो तुम मुझे। मैं तो समझी थी कि ये तुम पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अब आप बताएं, आप कौन है और आपको इस सब से क्या फ़ायदा। आम खाओ गुठलियाँ ना गिनो, मगर मुझे भी पता तो होना चाहिए ना कि कहीं तुम मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रही हो। राफे ने कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, अगर चाहे तो बोलो, अगर नहीं तो तुम्हारी मर्जी। सामिया ने अफसरों को से कहा, तो एक तो वो इसकी मदद कर रही थी, मगर वो था कि नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे थे उसके। अच्छा बोलो, मुझे क्या करना होगा। राफी ने सोचा, मुझे सबसे क्या कि ये कौन है और क्यों मेरी मदद कर रही है। मेरे लिए सबसे अहम यह है कि ये मेरी मदद कर रही है। मुझे सिर्फ कल्ब से मिलना है, उसे वापस घर लाना है। जैसे मुझे सबसे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुमने अभी कल से मिलना है तो 5 मिनट के अंदर हवेली की पिछली साइड पे बने गार्डन में आओ, वहाँ तुम्हें कल मिल जाएगी और तुम्हें हवेली की पिछली जन्म में एक छोटी सी खिड़की मिलेगी, इसके ज़रिए तुम हवेली में दाखिल होना, वापस भी इसी के ज़रिए जाना। मेरा काम बस इतना है कि कल को गार्डन में भेजूँ, वो मैं कर दूँगी। सामिया ने उसे सारा प्लान समझा दिया। तकरीबन 5 मिनट के अंदर वो हवेली की पिछली साइड में मौजूद खिड़की के पास खड़ा था जो खुली थी। कल्ब तो मुझे देखते ही खुश हो जाएगी और फ़ौरन मेरे साथ चल पड़ेगी, ये सोचते वो खिड़की से कूदा। सामने उसे दुपट्टा फैलाती कल्ब नजर आई जो पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रही थी। कल्ब, राफे ने उसके पीछे से आवाज़ दी। कल्ब जानी पहचानी आवाज़ पे पीछे पलटी, मगर सामने खड़ी शख्स को देख के वो साकित हो गई, आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो गए। कल तुम तो रो क्यों रही हो। बस अब तुम नहीं रोगी, आज से तुम्हारी कैद के दिन ख़त्म, तुम्हारी आज़ादी का परवाना बन के आए हैं, तुम्हें यहाँ से लेने आए हूँ। राफे तो कल्ब के सामने देख बोलता चला गया, अच्छा अब चलो। जैसे ही राफे उसका हाथ पकड़ने को आगे आया, कल्ब 2 कदम पीछे हटी। अब आप चले जाएं राफे भाई, आप फ़ौरन यहाँ से चले जाएं, अगर मोहम्मद साहब ने आपको देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। देखो तुम डरो नहीं, अब मैं आ गया हूँ, तुम बस मेरे साथ चलो। राफे को लगा वो डर रही है इन लोगों से, तभी उसके साथ नहीं जा रही।
राहिब भाई आप चले जाएं, ये हम सब के लिए अच्छा है। अब मेरा घर ये है, मैं कहीं नहीं जा सकती। मोहम्मद साहिब को छोड़कर तो मैं नहीं जा सकती। कल भी ये कह के वहाँ रुकी नहीं, हवेली से अंदरूनी हिस्से की तरफ भागी थी, जबकि राफे वहाँ अकेला खड़ा रह गया था। वो यहाँ रहना चाहती है अपने शोहर जालिम शोहर के पास। नहीं नहीं, वो तो छोटी है, अभी तो वो डर रही है इन लोगों की वजह से। ये लोग इस पे जुल्म करते हैं, इस वजह से वो मेरे साथ नहीं जा रही। मगर मैं कल को फिर कभी लेके जाऊँगा, इस जहन्नम से निकाल कर ले जाऊँगा। वो अभी इसी सोच में था कि मोबाइल पे कॉल आने लगी। वो तो कब की हवेली वापस आ चुकी है। अब तुम भी अपने घर को जाओ मियाँ, आज के लिए इतना काफ़ी है। सोचो कि वमर से निकलो, हकीकत को देखो। अब अगर रुके तो मोमन के बंदे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तो छोड़ भी देंगे। अगर छोड़ भी दें तो उसके कुत्तों का कोई भरोसा नहीं। सामने उसे बताने के साथ साथ डराना भी ज़रूरी समझा। जा रहा हूँ मैं, और हाँ मुलाकात के लिए शुक्रिया। राफ़े बेमुरवत नहीं था कि शुक्रिया भी अदा न करता। शुक्रिया बोलते वो हवेली से निकल गया। कहाँ चले गए थे तुम? राफ़े वो घर पहुँचा तो रक्षदा बेगम सामने खड़ी इसका इंतज़ार करनी थी। कहीं नहीं, बस दोस्तों की तरफ चला गया था। उसने साफ झूठ बोला, क्योंकि वो जानता था रक्षदा बेगम कभी उसे कल्ब को वापस नहीं लाने देंगे। अच्छा अच्छा छोड़ो, इधर आओ, तुम्हारा मुँह मीठा कराऊँ। उन्होंने खुश होते कहा, काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं आप। खैर है? उसने पूछना ज़रूरी समझा। पहले ये खाओ फिर बताती हूँ। गुलाब जामुन उसके मुँह में ठूसती वो बोली, अब तो बता दें, कोई खुशी में खिला रही हम मिठाई। गुलाब जामुन खाते राफ़े ने कहा। मुबारक को शुमाइला के घर वालों ने रिश्ते की हाँ कहा दिया। माँ की बात सुनते उसे फंदा लगा, खांसी का शदीद दौरा पड़ा। क्या हुआ? आय अल्लाह, तुम रुको, मैं पानी लाती हूँ। वो फिक्र मानो, ये लो पानी पी लो। पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते वो बोली। पानी पीने से उसकी हालत बेहतर हुई। आज काफ़ी खामोशी और सुकून है। मुझे तो किसी बड़े तूफान का पेश खैमा लगता है। ये अली ने चुप बैठे मोमन को देखते कहा, कुछ ऐसे ही समझा। मोमन ने भी उसकी नफ़ी नहीं की। खैर है भाई, भाभी से तो कोई लड़ाई नहीं हुई, या फिर आज उसे जख्मी करके इधर मयूं बनने बैठे हो? अली को कल की फिक्र लाग हुई। नहीं यार, तेरी भाभी तो मासूम सी है, लड़ाई तो दूर की बात, वो तो शिकवा भी नहीं करती। और आज मेरा दिल और रूह दोनों जख्मी हो गए। टूट गया हूँ मैं और मेरी मेरी किचियाँ मुझे ही में ही बिखर गई हैं, जो अब चुभ रही हैं। दर्द बड़ा टूटा बिखरा लहजा था मोमन का, जो अली को तड़पा गया। मोमन, मुझे बताओ, कौन सी बात तुम्हें इस कदर परेशान हो? अली ने इसके करीब बैठते कहा। अली, मेरे अपने मेरी जड़ी खोखली कर रहे हैं, मुझे बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाई की जान तो ले ही चुके हैं, अब पता नहीं किसकी बारी है। दर्द था मोमन की आवाज़ में, जो अली ने पहले कभी नहीं देखा था। क्या हुआ मोमन, बताओ तो सही। अली ने फिक्रमंदी से पूछा। मैं जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है। अली रोकता रह गया, मगर मोमन उसकी सुने बगैर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया। अपनों के दिए जख्म बहुत तकलीफ दे होते, जो भरने का नाम नहीं लेते, दिल को छिलनी करते रहते। मोमन की हालत भी ऐसी थी, क्योंकि उसने अपने करीबी लोगों से चोट खाई थी, और चोट भी गहरी, जिसके असरात देर तक रहने वाले थे। छोटे साई अम्मा साई को देखे, क्या हो गया? वो उठ ही नहीं रही, और उनके मुंह से खून भी निकल रहा है। परी दौड़ते हुए मोमन के कमरे में आई, जहाँ मोमन मुबशर और कालिब के साथ खेल रहा था। क्या हुआ अम्मा साईं? अच्छी भली तो थी, ये कहते मोमन ने मुबशर परी को पकड़ाया था। पता नहीं सही, एक बार पहले भी ऐसा हुआ, मगर उन्होंने मुझे बताने नहीं दिया। परी ने रोते हुए बताया, क्योंकि अम्मा साईं इन सबको एक माँ की तरह ही रखती थी। तुम परेशान ना हो, वो ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह। तुम मुबशर का ध्यान रखना, और कल तुम मेरे साथ चलो। परी को तसल्ली देते कल को हाथ पकड़ते वो अम्मा साईं के कमरे की तरफ दौड़ा। तकरीबन 20 मिनट के बाद कल पर मोहम्मद हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड के बाहर खड़े थे। डॉक्टर अम्मा साईं को अंदर ले गए थे, जहाँ का ट्रीटमेंट जारी था। मोहम्मद इधर उधर टहल रहा था। कल किसी उसकी आवाज़ सुनते हुए इसके करीब आया। तो तुम रो रही हो? कल घुटनों के बल इसके सामने बैठा वो मगरूर शहजादा खुद भी आंखों में नमी लिए पूछ रहा था। नहीं तो मैं रो रही हूँ, मैं तो बस कल साफ मुकर गई। अच्छा, तो फिर ये बारिश का पानी है जो तुम्हारी आंखों से टप टप तुम्हारी गालों पे बह रहा है? उंगलियों के पोरों से उसके चेहरे से आंसू फूटते मोमन ने उसकी झील सी आंखों में देखा था। नहीं तो अच्छा चुप हो जाओ, तुम दुआ करो अम्मा साईं को खुश रहो। मैं भाई को पहले ही खो चुका हूँ। मेरे पास अम्मा साईं, बाबा साईं और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं दुआ ही तो कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कोई नहीं है। बाबा भाई वो सब तो मुझे पूछने ही नहीं आते, उनको तो मेरी याद ही नहीं आती। मेरी माँ तो मेरे बचपन में मुझे छोड़ के चली गई दुनिया से। अब अम्मा साईं की शक्ल में मुझे माँ मिली, उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया। मैं उनके लिए दुआ नहीं करूँगी तो किस लिए करूँगी? मोमन को इसके आगे अपना दर्द कम लगा था। सुनो, क्या मैं तुम्हारा नहीं हूँ? मोहम्मद ने सवाल किया।
अब मेरे हैं। जवाब की बजाय मासूमियत से पूछा कि हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। मोमन के जवाब ने कल के चेहरे की खुशी और चमक को बढ़ा दिया था। तुम बैठो, अब मैं डॉक्टर से मिल लूँ। डॉक्टर को बाहर आते देख मोमन ने उठते हुए कहा, डॉक्टर साहब क्या हुआ मेरी वालदा को, और अचानक उनकी इस तरह तबीयत कैसे बिगड़ गई, अब कैसी हैं वो? मोमन ने एक ही सांस में सारे सवाल कर डाले। देखिए शाह साहब, आपकी वालदा की हालत अभी भी क्रिटिकल है। अगले 2 घंटे उनके लिए बहुत अहम है। मगर उन्हें हुआ क्या है? उनकी ये हालत अचानक ऐसे नहीं हुई है, बल्कि मुझे लगता है पिछले कुछ दिनों से उनके मुंह से खून आ रहा है। पता नहीं आप लोगों ने लापरवाही क्यों बरती। हमें नहीं पता था, अम्मा साई ने हमसे ये सब छुपाया। शाह साहब, आपकी वालदा को किसी शय में रोज़ एक ऐसा जहर मिलाकर पिलाया गया जो बज़ाहिर तो असर नहीं करता, मगर ऐसा ऐसा इंसान के अंदरूनी अज़ा को नकारा कर देता है। चंद महीनों में मरीज़ की डेथ हो जाती है। आपकी वालदा को ये ज़हर पिछले 20 दिन से दिया जा रहा है। अब तो उसने अपने असरात दिखाने शुरू कर दिए थे, मगर अल्लाह पाक का शुक्र है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम इसका इलाज कर सकते हैं। मोमन ने कुर्ब से आंखें मीच ली। इतने दिनों से उसकी माँ के साथ ये सब हो रहा था और उसे खबर ही नहीं थी। दुश्मन उसके घर में मौजूद थे और वो बाहर की खाक छान कर इन्हें ढूंढता फिरता रहा था। मोमन को खुद पे गुस्सा आने लगा। आप ठीक हैं शाह साहब? डॉक्टर ने मोमन को खोया खोया देख के पूछा। जी जी, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आप टेंशन लें लें, आपकी वालदा को कुछ नहीं होगा। मोमन का कंधा थपथपाते डॉक्टर चला गया। को क्या बोल रहे थे वो? कब से दूर बैठी कल डॉक्टर के जाते ही मोमन के पास आई। वो कह रही थी कि अम्मा साहब ठीक हो जाएंगी। मोमन ने खुद पे काबू पाते कहा, क्योंकि वो कल का सब बात नहीं बताना चाहता था। आप ठीक तो है ना? आपका जिस्म कहाँ पर है? और चेहरे की रंगत भी उड़ी हुई है। कल ने उसकी जरूरत पड़ती रंगत देख के पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। क्या हो गया आप ही? आप क्यों चक्कर काट रही हैं? आराम से बैठ जाए ना। आलिया ने मोबाइल से नजरें हटाते कमरे में इधर उधर चक्कर काटती सामने से कहा, जो तकरीबन आधे घंटे से ऐसे ही चक्कर काट रही थी। आलिया कैसे बैठ जाऊँ सुकून से? अगर डॉक्टर्स को पता चल गया कि अम्मा साईं को जहर दिया गया तो मेरा क्या होगा? सामिया के चेहरे पे ठंडे पसीने आ रहे थे। अरे आप भी ना ऐसे ही परेशान हो रही हैं। वैसे तो खैर कोई पता नहीं पकड़ेगा, अगर आपकी यही हालत रही तो ज़रूर पकड़े जाएंगे। तो और क्या करूँ? चुपचाप तमाशा देखूँ अपनी हकीकत सामने आने का? बिलफर्ज डॉक्टर बता भी देते हैं कि इनको जहर दिया गया तो भी आपका नाम थोड़ी बताएंगे डॉक्टर। इनको क्या पता आपने दिया या किसी और ने। आप बस चिल करो। सेब की काश मुंह में डालते आलिया ने उसकी मुश्किल हल करते कहा। आलिया तो मोमन को नहीं जानती। वो बाल बाल की खाल उतार लेगा और वो पता कर लेगा यहाँ बात किसी और को नहीं है, उसकी अम्मा जान की है। सामने अभी भी डर रही थी। अरे मेरी बोली आप ही, क्या वो अपने भाई की मौत का पता लगा सका जो इस बात का पता लगा लेगा? तो बेफिक्र है हवेली में सिर्फ आप ही नहीं और भी लोग रहते हैं जो अम्मा साईं को जहर दे सकते हैं। इनमें परी, सकीना और इनकी भांग बार की बीवी का क्या नाम है वहाँ कल, वो भी तो है। सबसे पहला शक तो जाएगा इस लड़की पे। अरे हाँ, ये तो मैं टेंशन में भूल ही गई। मुझे तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं। आलिया की बात पे सामिया ने सुख का सांस लिया। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। आलिया ने खान साहब का मशहूर डायलॉग बोला तो वो दोनों हंस पड़ी। अम्मा साईं की तबीयत अब संभल चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। वो सब हवेली आ चुके थे। अम्मा साईं कल वो आपके पास रहेगी। आपको किस चीज़ की ज़रूरत हो इसको बोल दीजिएगा। अम्मा साईं को बिस्तर पे लेटाते कहा। अरे अम्मा कैसी हैं? आपको पता है आपका सुन के मैं कितना डर गई थी, मगर आप ठीक हैं। सामिया ने आती अम्मा साईं से लिपटते कहा। मोमन ने अपनी नफरत और गुस्सा बहुत मुश्किल छुपाया। उसका बस चलता तो इस औरत को यहीं खड़े खड़े ज़मीन में गाड़ देता। कितनी दोगली औरत है भाभी, मैं जल्दी में आपको बता नहीं सका और फिर मुबशर भी अकेला हो जाता है, इसलिए। मोमन ने दुनिया जान की मोहब्बत लफ्ज़ों में समोए कहा। बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने आलिया को जैसे ही कॉल करके अम्मा साईं की तबीयत को बताया वो तो परेशान हुए दौड़ी चली आई। परेशान होती दौड़ी चली आई। सामने ने आलिया को भी घसीट लिया, हालांकि वो तो फुल तैयार श्यार होकर मोमन से मिलने आई थी। जितनी मोहब्बत आप करती हैं ना मेरी फैमिली से और मुझसे, वो तो शायद किसी ने किसी के साथ की हो। ऐसी बेलौस मोहब्बत के मेरे भाई को मार दिया। मेरी माँ को जहर देख के कतरा कतरा उनकी जान निकालनी चाहिए और न जाने अब क्या करेंगी। इनकी मोहब्बत ऐसी है तो नफरत कैसी होगी? मोमन तो बस सोच सका।
और तुम खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ अम्मा साईं के लिए जूस बना के लाओ। सामिया ने पास खड़ी परी को कहा। वो छोटी साईं का हुक्म है कि अम्मा साईं को कोई कुछ नहीं देगा, खाने को या पीने को, वो खुद अपने हाथों से देंगे। परी की बात सामिया की चेहरे की हवाइयाँ उड़ी। उसे लगा अब तो होगी काम से, मतलब मोमन को पता चल गया है। वो क्यों मोमन? कभी तो तुम घर में ना हो तो अम्मा साईं क्या भूखी प्यासी रहेगी? आलिया ने मेकअप से लदी आंखें व मुश्किल खोल के मोमन से पूछा। नहीं आलिया, ऐसी बात नहीं है। डॉक्टर ने हिदायत की और बाद में मैं किसी को अम्मा साईं के खाने पीने का शेड्यूल दे दूंगा। साफ जाहिर है कि हर वक्त तो मैं नहीं मौजूद हूँगा, तो किसी न किसी को तो ये करना ही है। मोमन की बात पे सामिया का रुका सांस बहाल हुआ। आलिया ने भी बहन की तरफ देखते सुख का सांस लिया। परी, तुम अम्मा साईं का ख्याल रखो और तुम कल रूम में आओ, कुछ बात करनी है। अम्मा साईं से हंस हंस के बातें करती कल को हुक्म सुनाया। वो अपने रूम में चला गया। कल भी अम्मा साईं से इजाज़त लेती उसके पीछे चली। जी जी, क्या बात करनी है आपको? कल्प का डर वैसे ही काम था। मोमन का लहजा जितना नर्म होता वो फिर भी इससे डर जाती, उससे दूर दूर रहने की कोशिश करती कि कहीं गुस्से में डांट न पड़ जाए। तुम डर क्यों रही हो? मार थोड़ी रहूं, बात करने के लिए बुलाया मैंने। मोमन ने उसकी नर्म और नाजुक कलाई थामते उसे अपने साथ बिठाया। न नहीं, मैं कहाँ डर रही हूँ, मैं तो नहीं डर रही। मोमन से दूर खिसकते कहा था। अच्छा नहीं डर रही तो फिर दूर कौन जा रहा है, जैसे मैं कोई कुत्ता हूँ और काट लूँगा? नहीं तो आपसे नहीं डर रही, वो मैं आपकी जेब में ना पिस्टल है, इससे मुझे डर लगता है। मनमनाते हुए उसने असल बात बताई। तो ऐसे कहो ना कि मेरी प्यारी सी बीवी को इससे डर लग रहा है। पिस्टल हाथ में पकड़ते मोमन ने कहा। इसे दूर करें ना मुझसे, मुझे डर लगता है। इसे आप भी ना उठाएं, कहीं लग गई तो। अपने साथ साथ उसे मोमन की फिक्र भी सताने लगी। मैं तो नहीं कर रहा, और अब से तुम अपने हाथ में पकड़ोगी। मैं पकड़ूंगी? मोमन के कहने पे उस पर कप कपी तारी हो गया। हाँ तुम पकड़ो, और ना सिर्फ पकड़ना है बल्कि तुमने गोली भी चलानी है। मुझे डर लगता है। मोमन तो उसकी जान लेने के इरादे रखता था। एक बार चलाओगी तो डर नहीं लगेगा, और मैं चाहता हूँ मेरी बीवी अपनी हिफाजत करना जानती हो। अब हर वक्त तो मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम बहादुर बनो, हर मुश्किल का सामना डट कर सको। मोमन पिस्टल इसके हाथ में पकड़ा चुका था। वो तो इस हुस्न के शिकार को देख रही थी जो सिर्फ इसका था। अब इसको दबाना है, बस अपनी गिरफ्त मजबूत रखना। ट्रिगर पे कल्ब की उंगली रखते हुए किसी माहिर की तरह उसे बता रहा था। वो सामने जो मेज़ पे रखे गिलास का निशाना लो, ऐसे अगर ये वापस आ गए तो। कल्ब की मासूमियत अरे नहीं आती वापस। मोमन को इसकी बात पे हंसी आई। मैं 3 तक गिनूंगा, मेरी 3 कहती गोली चल जानी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मोमन ने उसे धमकी दी क्योंकि उसे कल्ब पे असर होने वाला नहीं था। 1 2 कल्ब ने सर से थूक निकला। मोमन के 3 कहते गोली गिलास को उड़ा चुकी थी। अरे वाह, तुम्हारा तो बड़ा अच्छा निशाना है, अब रोज़ इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है? मोमन ने उसे दाद देते हुए कहा। कल्ब की आंखें अभी भी बंद थी। वो बेयकीनी थी कि उसने न सिर्फ पिस्टल पकड़ी है बल्कि गोली भी चलाई है। आंखें तो खोलो अब। मोमन ने उसे यूं ही आंखें देख बंद किए देखा तो कहा था। आंखें खोलते ही वो खिलखिला कर हंसी जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। मोमन तो उसकी खूबसूरत हंसी में खो सा गया। मोमन को लगता है कि सिर्फ कल्ब की आंखें प्यारी हैं जो इंसान को अपनी तरफ खींच लेने की सलाहियत रखती हैं, मगर आज इस पर राज अफशा हुआ कि नहीं, इसकी हंसी भी बहुत प्यारी है। यूं ही हंसी रहा करो, बहुत प्यारी लगती हो तुम हंसते हुए, मोमन ने दिल से कहा। कल मोमन की बात पे नज़र जिन झुका गई, मगर मुस्कुराहट होंठों पे अभी भी मौजूद थी। सामने आपकी आज तो खुद के साथ हमें भी मरवा देना था। आलिया ने गुस्से से कहा। क्यों, अब क्या कर दिया? सामिया ने वक़ार ने सिगरेट का कश लेते पूछा। क्योंकि वो अम्मा साईं की बीमारी वाले वाक़े से न था। होना क्या था, अम्मा साईं की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, डॉक्टर के पास गया। उसने ज़हर की बात की और हवेली में जब मोमन ने इसका जिक्र किया तो सामने आप ही डर से कांपने लगी। उनके मुँह से शुक्र है कुछ नहीं निकला। मैंने कुछ बात संभाल ली। आलिया ने तफसील बताई। तुम दोनों भी ना किसी दिन मरवाओगी। एक तो इस बुढ़े से जायदाद अपने नाम नहीं करवाई ना अपने बेटे की, और इधर वो दुराब, इसे भी मारना पड़ेगा। अगर किसी को शक हो गया तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। वक़ार ने पेशानी मसलते हुए कहा। मोमन आज भी इत्तफ़ाक़न सामने कमरे से गुजर रहा था और वो इन बहन भाइयों की बातें सुन चुका था।
उसने गुस्से से मुठ्ठियाँ भींची क्योंकि अभी वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके भाई के कातिल घर में मौजूद थे और वो किसी और को कसूरवार समझता था। अपने भाई के जिगरी यार को कातिल समझकर वो बहुत बड़ी गलती कर गया था। तुम लोग भी यूँ ना शुरू हो जाया करो, अगर किसी ने सुन लिया तो। सामिया ने किसी खदशे के तहत कहा। आलिया के मोबाइल की बजती बैल ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। किसकी कॉल है? स्क्रीन को खुशी से देखती आलिया से वकार ने पूछा। मोमन की है। तुम लोग चुप रहना, मैं ज़रा बात कर लूँ। इन लोगों को चुप रहने का इशारा करती आलिया ने कॉल उठाई। आलिया, मैं बहुत जल्दी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हें शॉपिंग वगैरह भी करनी होगी शादी की। मैं चाहता हूँ वो आज से ही शुरू कर दें। तुम क्या कहती हो? मोहम्मद ने रुके बगैर कहा। हाँ क्यों नहीं, मैं हवेली में ही हूँ, आप गाड़ी निकालें, मैं अभी आती हूँ। आलिया ने ये कहते मोबाइल बैग में डाला। किधर जा रही हो इतनी जल्दी? मैं सामिया ने उसे जाते देख पूछा। मोहम्मद और मैं शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं, आलिया ने चहकते हुए कहा। अच्छा जाओ। ये मोहम्मद को कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है आलिया से शादी की, वो भी एकदम। आलिया के जाने के बाद वकार ने सामिया को कहा। वकार तुम भी ना अच्छा है, जल्दी आलिया की शादी होगी, इतनी जल्दी सब हमारा होगा, फिर इन सब की छुट्टी। सामिया ने खुशी से कहा। मैं भी चलता हूँ अब। ये कहते वकार भी उठकर चला गया। सामिया और आलिया की दिली ख्वाहिश आज पूरी हो गई थी। उनके मकसद की तरफ उन्हें आज दूसरा कदम उठा लिया था। अब तो बस उनके पूरे होने का इंतज़ार था कि ये उनकी दूसरी बड़ी जीत थी जो दर हकीकत इनकी आर्क बनने वाली थी। मोमन का आलिया से शादी कर लेना उनके लिए एक कामयाबी थी, मगर ऐसा था नहीं। ये मोमन की जीत की पहली जीत। अभी तो उसने पहली सीढ़ी अबूर की थी, अभी मंजिल दूर थी। मोमन ने अ, उन वो क्या जो वो लोग चाहते थे, मगर मोमन ने वो किया जो उन लोग चाहते थे, मगर इस सब के पीछे मोमन की चाल थी। उसने इस सब में आलिया का इस्तेमाल किया, उसे एक ढाल बना के अपने सामने खड़ा किया था। उसने आलिया को मोहरा बना के सच्चाई तक पहुंचना था जिससे जो इससे छुपाई गई थी। अपने भाई के कातिल का पता करके उसको अंजाम तक पहुंचाना था। किसी बेगुनाह पे इल्ज़ाम लगाने वालों को उनके किए की सज़ा देनी थी। आलिया मोमन के कमरे फूलों की सेज के दरमियान दुल्हन मनिका अब से मोमन का इंतज़ार कर रही थी। आपने उसे मेरा कमरा दे दिया, अब मैं कहाँ जाऊँगी? बताएं ना, तुमने कहाँ जाना है? अम्मा साईं के साथ उनके कमरे में रहना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती और मैं अपना काम नहीं कर लेता। मोमन ने उसे समझाया। फिर बाबा साईं कहाँ सोएंगे? वो दूसरे कमरे में सोएंगे ना। अब बस मेरी जान, मुझे इजाज़त दो, मैंने किसी को अपनी फिल्म का ट्रेलर भी दिखाना है। आंख वेंक करते वो कमरे से बाहर निकला, सिगरेट जलाई और अपने कमरे में चला गया। उसने जब्त करते अपने कमरे में इस नापसंदीदा लड़की को देखा। अगर कोई और मौका होता तो वो इसे एक मिनट अपने कमरे में बर्दाश्त न करता, मगर ये उसकी मजबूरी थी। जब तक वो सारे राज न जान लेता उसे आलिया के आस पास रहना था। सिगरेट के कश लगाते हुए इसके सामने बैठा। इतनी देर से मैं इंतज़ार कर रही थी, कहाँ थे? खैर छोड़ो, मेरा गिफ्ट दो, मुँह दिखाई का। लाएं दे मेरा गिफ्ट। अपनी मेहंदी सजी हथेली मोमन के सामने फैलाते उसने अपनी सुरीली आवाज़ में कहा। मोमन ने सिगरेट का कश लगाते धुआं इसके चेहरे पर छोड़ा। उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा और उसकी खांसी की परवाह किए बगैर नाजुक हाथ को पकड़ के मोमन ने अपने सामने किया। सामने बैठी लड़की ने शर्मा कर नजरें झुकाई। आहा! लड़की मुंह से चीख निकली क्योंकि मोमन दूसरा हाथ सिगरेट का जला टुकड़ा इसकी हथेली पे मेहंदी से लिखे अपने नाम पे रख चुका था। दर्द हो रहा है ना, तकलीफ़ हो रही है, जलन का एहसास भी हो रहा होगा ना, और मुझे सुकून मिल रहा है तुम्हें तकलीफ़ में देकर। मोमिन के चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। ये क्या कर दिया तुमने? मेरा हाथ जला दिया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? जलन की वजह से उसने हाथ झटकते मोमिन को आप से तुम तक पहुंचाने में देर नहीं लगी। ओ सॉरी डार्लिंग, मैं गुस्से में था, मैं समझा मेरे भाई के कातिल की बहन है। मोमिन ने इसका हाथ पकड़ते चेहरे पर शर्मिंदगी सजाते कहा। अच्छा आइंदा ख्याल रखिएगा, इस मनहूस की जगह मुझे ना सजा दीजिएगा। तुम बेफिक्र रहो मेरी जान, मैं ख्याल रखूँगा। मोहम्मद ने मोहब्बत भरे अंदाज में कहा। अच्छा तुम चेंज करके सो जाओ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मैं थोड़ी देर में लौट आऊँगा। मोबाइल पे नज़रें दौड़ाते मसरूफ़ से अंदाज से कहते वो कमरे से जा चुका था। कहाँ फंसा दिया इन दोनों ने मुझे? आलिया ने सामिया और वकार को कोसा। कहाँ रह गए हो तुम? मोमन अपने कमरे में जा चुका और वो किचन में है। सामिया ने किचन के बाहर खड़े होकर फ़ोन कान से लगे दबी दबी आवाज़ में कहा।
मैं इधर हूँ। सामिया ने पीछे मुड़ के देखा तो वो भी वहीं था। अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब यहाँ से लेकर फ़ौरन निकलो। वैसे तो सब हवेली वाले अपने अपने कमरों में हैं, मगर फिर भी एहतियात लाजम है। सामिया से दे देती चली गई क्योंकि इसका काम तो हो गया था। कल राफी ने पुकारा तो बोतल मुंह से लगाया पानी पीती कल ने मुड़कर अपना नाम पुकारने वाले को देखा। उसकी शक्ल देखते ही कल के मुंह से पानी का फुहारा सीधा राफी के मुंह पे। सॉरी राफी भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पानी राफी पे गिरने की वजह से वो शर्मिंदा हुई। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कल क्यों? कल ने उल्टा सवाल किया। क्योंकि तुम यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आई, ज़बरदस्ती लाई गई हो और कैद करके रखा है इन लोगों ने तुम्हें। राफी ने इसके करीब आते कहा, मैं अपनी मर्ज़ी से आई नहीं थी मानती हूँ, मगर मैं अपने शौहर के घर अपनी मर्ज़ी से रह रही हूँ, ना कि ज़बरदस्ती। कल ने चबा चबा के कहा, देखो तुम ये सब इन लोगों के डर की वजह से बोल रही हो, ना तुम्हें डरने की ज़रूरत है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। राफी बात करते करते कल के हाथों को थाम गया। कल बहुत गुस्से से पुकारा गया था। दरवाजे से हम देखते कल पर राफी की रंगत उड़ी। कल ने तो बाकायदा कांपते हुए अपना हाथ राफी से छुड़ाया। कल बहुत गुस्से से कल को पुकारा गया। दरवाजे से हम देखते कल पर राफी की रंगत उड़ी थी। कल ने तो बाकायदा कांपते हाथ हुए अपने हाथ राफी से छुड़ाए। मोमिन कल के होठों से बेख्तियार से नाम निकला। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मोमिन ने कल के बाजुओं से पकड़ कर राफी से दूर करते पूछा। वो मैं मोमिन की उंगलियां कल को अपने बाजू में दसती हुई मालूम हुई। डर की शिद्दत से मुंह से अल्फाज ही अदा नहीं हो रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? कल मोमिन शाह। मोमिन ने अपना नाम साथ जोड़ते हुए अब कदे सख्ती से कहा था। साथ राफी को भी आगाह किया कल के साथ मोमिन शाह का नाम जुड़ा है। वो मैं अम्मा साईं के लिए पानी लेने आई थी। मुझे नहीं पता ये कैसे आ गया। इनसे तो बात भी नहीं करना चाहती थी, मगर ये खुद कल ने एक ही सांस में सारी कहानी सुना डाली। तुम यहाँ क्या कर रहे हो साले साहब? अगर अपनी बहन से मिलने आए थे तो ऐसे चोरों की तरह आने की क्या ज़रूरत थी? दिन के उजाले में मरकज़ी दरवाजे पर मैं खुद तुम्हें खुशामदीद कहता, मगर तुम्हें इस तरह चोर दरवाजे से रात के इस पैर आने की ज़रूरत नहीं थी। मोहम्मद ने राफी को कल्ब से ताल्लुक़ याद दिलाया। तुम लोगों ने कल्ब को कैद कर रखा है, इसे डरा के रखा, और मैं उसको तुम्हारे जहन्नम से निकाल के ले जाऊँगा। चटाको इससे पहले कि राफी कुछ और कहता मुँह पर पड़ने वाले ज़ोरदार थप्पड़ इसकी बोलती बंद करवा दिया। वो बेयकीनी कैफियत से कल्ब को देख रहा था, जिसके नर्म नाजुक हाथ ने इसके गाल पे छाप छोड़ दी। कितनी बार बोल चुकी हूँ आपको राफी भाई कि मुझे किसी ने कैद नहीं किया, मुझ पे कोई जुल्म नहीं हो रहा। मैं अपने घर में हूँ और अपने शौहर के घर में, जो मेरे लिए साहिबान है। तो क्या कहा आपने कि जहन्नम में कैद में हूँ? तो आप तस्दीक कर लें। जहन्नम तो वो थी जहाँ सारा दिन काम करके आपकी अम्मी के ताने सुन के मार खा के मुझे रूखी सूखी मिलती थी। मुझे इस जहन्नम से रिहाई मिल गई। मैं अपने घर में हूँ, जो चाहूँ कर सकती हूँ। कल तुमने हमसे किसी को बताया नहीं, अपने बाबा को और न ही किसी और को। चुपचाप मेरी माँ के जुल्म सहती रही तुम। राफ़ी ये आज कल्ब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ राफ़ी पे कल्ब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया था। वो जिसकी तवक्को कम अज़ कम अपनी माँ से नहीं रख कर सकता था। मोमिन चुपचाप खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। कल भी अब खामोश खड़ी थी। इन तीनों के दरमियान गहरी खामोशी थी। मुझे माफ़ कर दो कल, मैं सबसे अनजान था, और अब मैं भी तुम्हारे लिए तकलीफ़ की वजह बना। राफ़ी कल के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। राफ़ी भाई, आपकी कोई गलती नहीं है, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मोमिन तुम्हें मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम कल के शौहर हो, तुम इसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दोगे। एक शर्त पे माफ़ी मिलेगी, बोलो मंजूर है? मोमिन ने मुस्करा कर पूछा। आपकी हर शर्त दिलो जान से कबूल है, आप हुक्म करें। तो कल इतवार है, तुम आ रहे हो हमारे साथ? तो कल तुम आ रहे हो हमारे साथ खाना खाने? जी क्यों नहीं, ज़रूर। चलो फिर तुम्हें छोड़ देता हूँ बाहर तक, और कल तुम अम्मा साईं के पास जाओ। कल को अम्मा साईं के पास जाने का कहते वो राफ़ी को छोड़ने चल दिया। चलो मुँह मीठा करो, खुशी की खबर लाया हूँ। गुलाब जामुन दराब के मुँह ठूंसते वक़ार ने कहा। मैं थूकता हूँ तुम्हारी इस मिठाई पे जो तुम किसी को नुकसान पहुँचाने की खुशी में बाँट रहे हो। दराब ने थूकते हुए कहा। जो भी है, तो हम तो बहुत खुश हैं। और वो पागल मोमिन, उसे तो कुछ खबर नहीं है इसके साथ क्या हो रहा है, और वो तो किसी और कसूरवार समझता। अफसोस, वक़ार ने खबासत से कहा। तुम्हें लगता है तुम्हारे नापाक इरादों से कोई वाकिफ़ नहीं, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम गलती पर हो, वो सब देख रहा है। दुराब ने ऊपर की तरफ देखते कहा। कौन देख रहा है? कोई नहीं जानता, कोई नहीं देख रहा। जो भी हम कह रहे हैं सिर्फ हमें पता है। वक़ार दुराब की बात पे बुखलाए हुए इधर उधर देखते बोला, क्योंकि उसे डर न लगने लगा कोई वाकई उसके मंसूबे से वाकिफ़ तो नहीं। तुम नहीं जानते, जो सब जानता है। जो रहम करने वाला है वो सब जानता है कौन क्या कर रहा है। वो ज़ालिम को इसके जुल्म के साथ नीस्त व नाबूद करने वाला है। वो इंसाफ़ करने वाला है।
वक़ार तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो किसी को मालूम नहीं, मगर तुम गलत हो। अल्लाह सब देख रहा है, वो तुम्हारे नापाक इरादों को जानता है। तुम मुझे अपनी बातों से डरा नहीं सकते, समझे? तुम यही सड़ोगे, तुम इधर ही मरोगे। वक़ार को पसीने आने लगे, डर की वजह से उसकी टांगें काँपने लगी, तो वो वहाँ से चला गया। तुमसे कहा था ना मैंने कि राफ़ी तुम्हारा ही दामाद बनेगा। छुटकारा मिल गया हमें तो इस मनूर से। अब तुम्हारी बेटी मेरी राफ़ी की दुल्हन बनकर, मेरी बहू बनकर इस घर में रहेगी। रुखसंदा बेगम जो अपने भाई से बातों में मगन थी, सामने खड़े राफ़ी को देख इनकी हवाइयाँ उड़ी। राफ़ी तुम कब आए? तुम्हारी ही बात कर रही थी कि मेरा बच्चा फर्माबरदार है। रुखसंदा बेगम ने बेटे के सामने बात संभालने की कोशिश की। वाह अम्मा वाह, अब मुझे मक्खन लगाओ, मैं सब जान गया जो भी तुमने किया। राफ़ी ने तालियां बजाते उनको दाद दी। रुखसंदा बेगम पहले ही फ़ोन बंद कर चुकी थी। हैरानी से बेटे को देखा। ऐसे क्या देख रही हैं? आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए, आपने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है ना। राफ़ी उनके करीब आते कहा, क्या हो गया राफ़ी, कैसी बहकी बातें करते हो? तुम माँ का एहतराम भूल गए हो क्या? रुखसंदा बेगम ने आज पहली बार अपने बेटे की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? आपने क्यों किया ऐसा? आखिर क्या कसूर था कल का जो आपने इस मासूम पे जुल्म किए? सिर्फ इसलिए कि मेरी शादी से ना हो। आपकी दिली तमन्ना पूरी हुई, मगर आपको बहुत जल्द आपकी बहू से मिलवाऊंगा, इंतज़ार कीजिएगा। राफ़ी इनका सुकून बर्बाद करता अपने कमरे में चला गया। सबा चलो, आज से ये तुम्हारा ही घर है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। राफ़ी अपनी दुल्हन का हाथ पकड़े घर लाया। रुखसंदा बेगम के चेहरे की रंगत ही बदल गई अपने बेटे के साथ दुल्हन बनी लड़की को देखकर। ये कौन है? ये लड़की है और तुम इसको यहाँ क्यों ले आए हो? रुखसंदा बेगम ने सबा को नज़रों में रखते अपने बेटे से सवाल किया। ये मेरी बीवी है और बीवी मेरी अम्मी जान, मतलब तुम्हारी सास साहिबा। रुखसंदा बेगम के सवाल का जवाब देते उसने सबा से तारफ़ भी करवा दिया। रुखसंदा बेगम तो इसके जवाब पे गुस्से से पागल होने को थी। अगर क्यों ना होती इस बेटे की शादी अपने भाई की बेटी से करवाने के लिए उन्होंने क्या क्या पापड़ न बेले थे, कितने जतन किए थे, और आज उनका बेटा किसी अजनबी लड़की को साथ लेकर बोल रहा है ये मेरी बीवी है। ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम होश में तो हो ना? तुम्हारा रिश्ता मैंने तुम्हारे मामू की बेटी से तय कर दिया और तुम इस लड़की से शादी करके आ गए हो। मुझे अंदाज़ा था आपके रिएक्शन का, मैं और सबा इसके लिए पहले से ही तैयार थे। आपने कोई ना कोई तमाशा ज़रूर करना है। राफ़ी ने इनकी बातों का ज़रा असर न लिया। रुखसंदा बेगम का अपने बेटे के मुंह से सब सुनना उनके लिए अपने पाँव पे खड़ा होना मुश्किल हो गया था। चलो सबा, मैं तुम्हें हमारा रूम दिखाऊं, फिर हमने कल मेरी बहन के घर भी जाना है। राफ़ी तो ये सब कह कर चला गया, मगर रुखसंदा बेगम तो सदमे में चली गई थी। वो बेटा जिसने इनके सामने कभी उफ तक न की थी, आज न सिर्फ इन्हें बातें सुना गया था, बल्कि इतना बड़ा फैसला भी खुद ही करके शादी करके घर आ गया था। उन्हें एहसास हो रहा था अगर वो कल के साथ कुछ बुरा ना करती, इस पर जुल्म ना करती, तो आज इनके साथ भी ये सब ना होता और उनको भी आज अपने बेटे की नफरत का सामना ना करना पड़ रहा होता। गलती जो वो कर चुकी थी अब उसकी सज़ा तो भुगतनी थी इनको। अगर कल भी इन्हें माफ़ कर देती तो इनका बेटा भी इनको माफ़ कर देता। ये सोच के उन्होंने कल से माफ़ी मांगने का पक्का इरादा कर लिया था। तुम्हारा वलीमा है, जिस तरह तैयारियाँ हो रही हैं। आलिया ने किचन में मुलाजमों के साथ काम करवाती गाल पे चोट की। मेरा भाई और भाभी आ रहे हैं, इसलिए मोहम्मद साहब ने कहा था कि खाना अपनी निगरानी में तैयार करवा लूँ। कल्ब ने से काल कल्ब ने आलिया की बातों का बुरा मनाए बगैर उसे जवाब दिया। जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारा भाई तो कत्ल करने के बाद से गायब है और मोमन के सामने चस्पे बाए होंगे। फिर उसने तुम पे रहम खा के इजाज़त दी होगी। सेब की काश मुँह में डालते आलिया ने कहा, पहली बात मेरे भाई ने कोई कत्ल नहीं किया, दूसरी बात मोहम्मद साईं के सामने मुझे रोने की ज़रूरत नहीं है अपनी बात मनवाने के लिए। कल मैं पता नहीं कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि आलिया को सीधा सीधा जवाब दे डाला। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में ज़बान आ गई, मैं तो समझी थी कि तुम बोलती नहीं हो। आलिया ने तालियां बजाते उसके गिर्द घूमते कहा, जब लोग अपनी हद से और कद से निकल कर अपनी बातें करने लगे तो जवाब देना ही पड़ता है। कल ने उसके अंदाज को देखते बगैर डरे कहा, तुम तो बहुत जल्द मोमन की ज़िंदगी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकूंगी। फिर कुछ कैसे ज़बान चलाती हो तुम मेरे सामने? आलिया ने धमकियाँ मेज़ लहजे में कहा। वो तो देख लेंगे कौन किसको निकालता है और पूछता है। वक्त से पहले इंसान को बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। कल्ब आलिया और कल्ब आलिया को जवाब देना नहीं भूली। कल्ब जाते हुए आलिया को जवाब देना नहीं भूली।
कल तुमने बताया नहीं मेरी पसंद कैसी है। राफी ने आंख मारते हुए कल से पूछा। अरे राफी भाई, आपकी पसंद तो लाजवाब है, मानना पड़ेगा। कल ने हंसते हुए सबक को देखते कहा, अगर आप दोनों एक दूसरे से बातें कर चुके हैं तो हम भी इधर ही मौजूद हैं, अगर हम दोनों पे नजरें करम कर दें। मोहम्मद ने मासूम शक्ल बनाते बातें करते कल्ब और राफी से शिकायत की। मोमन की बात पे बाकी तीनों का भी क्या का गुंजा। राफी और सबा मोमन की हवेली में कल के साथ एक अच्छा वक्त गुजार के घर वापस आए। सबा की तो कल से अच्छी दोस्ती होगी। सबा ने उसे अपने घर आने की दावत भी दे डाली। क्या हुआ मोमन, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो, क्या वजह? आलिया ने मोमन को खुश देकर पूछा। आलिया, आज वाकई में बहुत खुश हूँ, इतना खुश के बयान से बाहर। वही तो पूछ रही हूँ, बताएं तो सही, आखिर क्या बात है? मुझे अपने भाई के कातिल का पता चल गया, और कल के भाई का भी, कि वो कहाँ है। मोमन के अल्फाज ने गोया आलिया पे बिजली गिराई थी। उसके चेहरे पे कई रंग आए गए। मुझे अपने भाई के कातिल का पता चल गया, और कल के भाई का भी, कि वो कहाँ है। मोमन के अल्फाज ने गोया आलिया पे बिजली गिरा दी। उसके चेहरे पे कई रंग आए गए। तो दुराब ने आपके भाई का कत्ल नहीं किया? आलिया ने सवाल किया। हाँ, दुराब ने मेरे भाई को नहीं मारा, वो तो मेरे भाई का दोस्त था, उसकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। मोमन ने खुद पे परफ्यूम छिड़कते जवाब दिया। आपको पता है कि कातिल कौन है और दुराब किधर है? आलिया ने खुद पे काबू पाते फिर से सवाल किया। दुराब का तो पता चल गया, मगर कातिल के हवाले में दुराब ही बता सकता है। मोमन ने आलिया के चेहरे पे खौफ के साए लहराते देखा। मगर तुम क्यों घबरा रही हो, तुम्हें तो पसीना भी आ रहा है, वो भी इस मौसम में। नहीं नहीं नहीं, मेरे सर में थोड़ा दर्द था तो इस वजह से। माथे से पसीने की बूंदें साफ करते जवाब दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना उधर। मोमन जा चुका था, मगर आलिया का सुकून तबाह कर दिया। आलिया फ़ौरन सामिया के कमरे की तरफ दौड़ी ताकि वो वक़ार को बता सके। सामिया के तो बहुत बड़ा मसला हो गया, यूँ समझो हमारी वसात उलटने वाली है। आलिया ने आते ही सामिया के सर पे बम फोड़ा। अरे क्या हुआ, क्यों हवा के घोड़े पे सवार होगी और लड़की? खैर है, और क्या गलत हो गया, कौन हमारी वसात उलटने वाला है? सामिया ने भी सांस लिए बगैर सवालों की बौछार कर दी। आप जल्दी से वक़ार भाई को कॉल करें। मोमन को सब पता चल गया। वो उस ठिकाने पे गया जहाँ पे वक़ार ने दुराब को कैद किया। आलिया ने फूली सांसों से बात मुकम्मल की। उसे कैसे पता चला ये सब? कहीं तुम्हारी वजह से तो नहीं? सामिया तो खुद डर की वजह से नीली पीली हो गई। नहीं आपी, मुझे नहीं पता कैसे मालूम हुआ उसे, मगर अभी तक ये मालूम नहीं कि ये सब हमने किया। अगर वो दुराब तक पहुँच गया तो उसे सब मालूम हो जाएगा। आप जल्दी से कॉल करें वक़ार को। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। सामिया ने फ़ोन करके वक़ार को सब बता दिया। और वक़ार भी उस जगह की तरफ रवाना हो गया जहाँ उन्होंने दुराब को रखा हुआ था। उसे ये खबर ही न थी कि कोई और भी उसका पीछा कर रहा। मोमन वक़ार को अभी किसी की कॉल आई। वो खौफज़दा था और गाड़ी लेकर शहर के उस हिस्से की तरफ जा रहा है जिधर तामीरात का काम जारी है। अली ने मोमन को आगाह किया, मुझे पता है उसे क्या बोला गया, और तुम बहुत एहतियात से इसका पीछा करना। दुराब को और तुम्हें एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, पुलिस को कॉल कर दी थी ना, वो तुम्हारी गाड़ी से बस 2 मिनट की दूरी पे हूँ। मोमन ने उसे हिदायत दी। मोबाइल पे मैसेज टून बजने पे वो अली को एहतियात करने का कहकर अपने व्हाट्सएप पे आने वाली वीडियो ओपन कर चुका था, जिसमें आलिया और सामिया के चेहरों के साथ आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी, और उनकी बातों से पता चल रहा था कि मोमन के भाई के कत्ल में उनका भी बड़ा हाथ है। शाबाश मेरी शेरनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मोमन ने कल को दिल ही दिल में दाद दी, जिसने इन दोनों बहनों की वीडियो बना के भेजी थी, जो वो लोग सबूत के तौर पर अदालत में पेश करने वाले थे। मकान ने कमरे का दरवाज़ा खोल के अभी कुर्सियों से बंदे बेहाल थे और आपको खोलने के लिए हाथ बढ़ाया था कि खटके पे पीछे देखा। ली तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक पल को वक़ार को लगा सब ख़त्म। मैं आपको दाद देने आया था कि बहुत ही अजीम काम किया आपने, अपने बहनोई को मार के, बहुत ही अजीम काम। अब तो आप सबको कुछ मिल जाएगा। आपकी वजह से कितनी ज़िंदगियाँ दांव पे लगी हैं, अब आप खुश होंगे, अली ने क्लैपिंग करते हुए कहा। दुराब तो आज मरेगा ही, मगर तुम्हारी मौत भी तुम्हें यहाँ ले आई है। अली, अब तुम भी नहीं बचोगे। वक़ार ने पिस्टल का रुख अली की तरफ करते हुए कहा। रुक जाओ वक़ार, वरना हम गोली चला देंगे। इंस्पेक्टर साहब ने वक़ार को ट्रिगर दबाते देख तंबी की। पुलिस? वक़ार के मुंह से निकला।
वकार ने ट्रिगर दबा दिया था। कमरे के अंदर गोलियों की आवाज़ गूंज उठी थी। एक गोली मोमन का बाजू चीरते हुए निकल गई जो अली को लगने वाली थी, मगर मोमन ने अली को परे धकेल के खुद पे ले ली और इंस्पेक्टर की पिस्टल से निकलने वाली गोलियां वकार के दिल के आर पार हो गई थी और वो वहीं दम तो हो गया था। उसकी रूह परवाज़ कर गई थी। मुजरिम को सज़ा मिल चुकी थी। मोमन, तुम ठीक हो? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या लगने देते मुझे गोली? मेरे सामने क्यों आए? अली ने मोमन के बाजू से बहते खून को देखते पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम लोग दोराब को हॉस्पिटल पहुँचाओ जल्दी, उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही है। मोमन ने कुर्सी पे झूलते वजूद की तरफ इशारा किया और लाश को कब्जे में करो और ज़ख्मी को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाओ। इंस्पेक्टर साहब ने अपनी टीम को हदायत दी। दोराब की हालत के पेश नज़र उसे एडमिट कर लिया गया था और मोमन के बाजू को छू के गोली छोड़ कर गुजरी थी तो इसकी ड्रेसिंग कर दी गई थी। इंस्पेक्टर साहब से बात करते हुए मोमन इनके साथ हवेली की तरफ रवाना हुआ। मोमन सामिया को अपने बेटे का गला घूंटते देख कल फ़ौरन मोमन को कॉल मिलाई और साथ साथ उस्मान को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सामिया, ये क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारा अपना बेटा है, तुम इसे क्यों मार रही हो? तुम एक माँ होकर ऐसे कैसे करते हो? छोड़ो इसे। फ़ोन के स्पीकर से कल्ब की दोस्ती आवाज़, बच्चे की घुटी घुटी आवाज़ मोमन और इंस्पेक्टर बखूबी सुन सकते थे। हवेली पहुंचते ही मोमन अंदर की तरफ दौड़ा। लेडी पुलिस ऑफिसर भी पहुंच चुकी थी। उन्होंने आलिया और सामिया को काबू करना चाहा। सामिया को तो पकड़ लिया गया, मगर आलिया ने उससे पहले ही खुद को गोली मार ली थी। मोमन ने मोमन ने कल्ब और उस्मान को अपने सीने से ऐसे लगाया कि ऐसे कोई बच्चा अपना गुमशुदा खिलौना मिलने पे सीने से लगाता है कि फिर से गुम न हो जाए। सामिया और वकार को अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी थी क्योंकि उन पे कत्ल का जुर्म साबित हो चुका था। दोराब ने गवाही दी थी कि मोमन के भाई को कत्ल करने वाला वकार ही था और वकार की बहन सामिया भी अपने शौहर को कत्ल करवाने की साजिश में शामिल थी। ना सिर्फ ये बल्कि सामिया ने यह भी कबूल किया कि उसने जहर देकर अपनी सास और अपने बेटे का गला घोंटकर मारने की कोशिश भी की है। इस तरह मुजरिमों को सज़ा सुना के मकतूल को इंसाफ दिलाया गया था। एक लालची औरत ने अपने लालिम और मोहब्बत करने वाला शौहर को खो दिया था। अपनी हरी भरी खुशहाल फैमिली का शराजा बिखेर के रख दिया था। जुल्म ख़त्म हो जाता है, जुल्म मिट जाता है और जालिम का चेहरा बेनकाब हो जाता है। मोमन को अंदाज़ा हो गया कि जो हमें नज़र आ रहा होता है या दिखाया जा रहा होता है वो कहानी का एक रुख होता है, कहानी का दूसरा रुख भी हकीकत हो सकता है। जल्दबाजी में इंसान अपने आप पे काबू नहीं पा सकता और किसी और की सज़ा बेगुनाह को दे बैठता है। मोमन ने कल से माफ़ी मांग ली और इस इज्जत से दोबारा धूमधाम से रुखसत करवा के अपने घर ले आया था। उस्मान को भी इन दोनों ने अपना बेटा बना लिया था। हवेली की रौनकें बहाल हो गई थी। सामिया की सूरत जो असेब का साया हवेली पे था वो अब ख़त्म हो चुका था। अब हवेली में उस्मान की शरारतें, कल्ब की हंसी और मोमन की मुस्कुराहट के साथ अम्मा साईं और हैदर शाह की दुआओं का राज था। इधर दोराब ने भी शादी कर ली थी। राफ़े और सब अभी खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे थे। रुखशंदा बेगम ने भी कल्ब से अपने किए की माफ़ी मांग ली थी। इस तरह एक बनी होने वाली लड़की को ससुराल में एक इज़्ज़त वाला मकाम मिला था, मोहब्बत मिली थी, शफ़क़त और दुआओं का घना साया मुयस्सर आया था।